आपने क्यों न्यूज़ को ही अपना जॉनर चुना अपने चैनल के लिए? गुरुग्राम के अंदर पानी भर गया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई होगी क्यों ये काम नहीं करवा रहे, क्योंकि जो सवाल मैं पूछ रहा था वो जनता के सवाल थे। करूँ अभी 2025 में क्या एक यूट्यूब चैनल खोलना सही डिसीजन है? यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट। ऐसा फील होता है कि लाइक कि यूट्यूब और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की फील्ड में थोड़ी भीड़ हो गई है बहुत। यानी 20 लाख चैनल ऐसे हैं जो मोनेटाइज और पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं एंड यू आर द क्रिएटर वन। कोई भी आके कुछ भी बोल देगा एंड उसको जो कंज्यूम कर रहा है उसको नहीं पता है सही है गलत है, तो क्रेडिबिलिटी कैसे आप जज करें? तो एक तो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हो उनको ब्लॉक करवा सकती है सरकार और इजीली हो जाता है ये सब। टीवी वर्सेस यूट्यूब को गोदी मीडिया के नाम से बोला जाता है कि वर्सेस एक यूट्यूब पे जहाँ पे फ्रीडम है आप तो, बट क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम है। पहली बात तो ये है कि टीवी पर वो नहीं दिखाया जा रहा जो आप देखना चाह रहे हैं, टीवी पे वो दिखाया जाता है जो दिखाना चाह रहे हैं। Hello and welcome everyone to POV Unpopular, where ideas, insights and critical perspectives come alive. So, आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल हैं। ये खुद एक क्रिएटर हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और इनकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अप्रिशिएटेड चैनल है, काफ़ी अप्रिशिएटेड ये खुद शख्सियत हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल के ओनर के फाउंडर की, जिनका नाम है शमशेर कौशिक जी। ये मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं और इनके साथ आज बहुत सारी बातें हम करेंगे। इनकी जो पर्सनल जो इनकी जर्नी रही है यूट्यूब की, नेम एंड फेम की, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा क्रैश कोर्स ऑन हाउ टू यूट्यूब, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, यूट्यूब किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस वर्सेस नौकरी, बिकॉज आई थिंक आज के यूथ्स में जो हमारी जेनजी जनरेशन है, बहुत एक ये हॉट टॉपिक रहता है कि यार नौकरी करनी है 9 to 5 या बिजनेस करना है। तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके साथ ही साथ हम इन जनरल सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है कितनी क्रेडिबल है, इसको आप किस तरीके से जज कर सकते हो, इसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे जज कर सकते हो, एक क्रेडिबल न्यूज़ आपको कैसे लोगों तक पहुंचानी है इफ़ यू आर अ क्रिएटर, इस पे भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस पॉडकास्ट में, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी एंड बहुत इंस्पिरेशनल रहने वाली है एज पर मी, बिकॉज ये खुद बहुत ही इंस्पिरेशनल शख्सियत हैं। सो प्लीज़ वेलकम हिम इन द स्टूडियो टुडे एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। So good evening, शमशेर जी। सबसे पहले वेलकम टू द शो। सो नाइस टू हैव यू हियर। और सबसे पहले कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक। ओके, सो जो आज का हमारा पॉडकास्ट है उससे पहले आपके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडिया न्यूज़ पॉइंट हो गया, NCR हो गया, पॉडकास्ट चैनल है, यू हैव इतने सारे आपके चैनल्स हैं। तो हम आपकी जर्नी को आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी अपकमिंग लोग हैं जो चाहते हैं उनका चैनल हो, जो चाहते हैं सोशल मीडिया पे उनका करियर हो, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका कोर है न्यूज़, तो ऑनलाइन न्यूज़ वर्सेस टीवी न्यूज़ वर्सेस प्रिंट मीडिया न्यूज़, इस पे भी हम बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम आपके चैनल से ही शुरुआत करते हैं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा आप बताइए कि ये चैनल की शुरुआत कहाँ से हुई? आई नो ऑफ कैमरा आपने मुझे बताया कि कोविड टाइम में आपने इस चैनल की शुरुआत करी थी, तो कैसी शुरुआत रही और आपने क्यों न्यूज़ को ही अपना जॉनर चुना अपने चैनल के लिए? क्या स्टोरी है इसकी? देखिए मैं थोड़ा सा इससे और पीछे जाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया और हम पॉडकास्ट में आज बैठे हैं। ओके, और दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इनका चैनल फॉलो कर लीजिए, POV, जो POV अनपॉपुलर, पॉइंट ऑफ व्यू अनपॉपुलर। बाकी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में कि हमने इंडिया न्यूज़ पॉइंट क्यों शुरू किया जी। अर्लियर अगर मैं बात करूँ तो पहले हम एजुकेशन लाइन में थे और फिर एजुकेशन लाइन तो आप समझ सकते हैं कि कोविड में आके एक बार स्टॉप हो गया था। काफी अच्छा हम कर रहे थे, हमारी टीम अच्छा काम कर रही थी और एक अच्छे तरीके से जो है ना हमने अपना कह सकते हैं बिजनेस सेटअप था हमारा, और स्कूल बेसिस था, लेकिन और स्कूल्स बंद हो गए थे कोरोना के टाइम पे। काफी मेहनत करी थी, काफी बड़ी टीम थी और एक सही गोल्स वगैरह लेकर चल ही रहे थे कि बीच में फिर कोविड-19 आया। कोविड-19 ने आके क्या करा कि सब कुछ तो बंद कराई, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए स्कूल्स बंद कर दी
और जब वो बंद करे तो हमारा जो काम धंधा था वो तो अपने आप रुकना ही था। और वो जब रुका तो वो सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं रुका। मेजरली अगर हम बात करें तो पहले जो 3 महीने थे वो कोविड-19 के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महीने थे अपने आप में, जिसमें सब कुछ ही बंद था। वो लॉकडाउन था। हाँ। उसके बाद धीरे 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 कुछ परमिशंस के साथ खुलता चला गया। लेकिन उस सिनेरियो में आपने देखा होगा कि स्कूल्स नहीं खुले। और जब खुलने की बारी आई, दैट वाज अप्रैल मीन से 2021, तो उस समय फिर से दूसरा लॉकडाउन आ गया और दूसरी लहर के नाम से पॉपुलर रहा। तो इसी दरमियान कुछ और चीजें हुई। मैं बता रहा हूँ कि जैसे एजुकेशन लाइन में थे तो हमारा अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, हमारे अपने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का इंस्टीट्यूट था। तो कंप्यूटर से हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थे। अर्लियर ये जो यूट्यूब, फेसबुक या ये सब चीजें हैं, ये तो पहले कंप्यूटर पे ही थी या लैपटॉप पर ही थी, क्योंकि स्मार्टफोन तो आया ही बाद में। और हम 2009 से ही अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे थे। और फिर जियो आया, इंटरनेट का जैसे लेवरेज हो गया, तो उसके पश्चात स्मार्टफोन वगैरह सब आगे, लोग डेटा ज्यादा कंज्यूम करने लग गए। तो हमने उस समय इंग्लिश स्पोकन क्लासेस पर भी पूरा फोकस कर दिया। तो वहां से पब्लिक स्पीकिंग का गुण आ गया। और कंप्यूटर से हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थे। एक होता है ना कि जैसे अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो पहले तो यही है कि आपको यूट्यूब आना चाहिए, और दूसरा है कि आप थोड़ा सा बोलने में अच्छे हो। तो वो दोनों चीजें जो हैं वो मुझे अपने इंस्टीट्यूट से, हालांकि मैंने वेरियस जगह पर पढ़ाई की थी, तो मुझे अपने इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस था कि किस प्रकार से हम यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग का, जैसे वहां से हम काम कर ही रहे थे। इवन हम तो दूसरे स्टूडेंट्स को बुला रहे थे या ट्रेनर्स को ट्रेन कर रहे थे। तो दोनों चीजें मिक्स हो गई और धंधा बंद हो ही गया था। तो कहते ना कि मरता क्या ना करता। तो वो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें तो वैसे ही दिशा दे रही थी कि भाई कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट बिजनेस है। कल को स्कूल नहीं खुलेंगे तो आपका अपना बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ये भी चीजें दिमाग में ही थी। स्टोरी थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन इसमें एक विशेष पॉइंट है कि मुझे शुरुआत से एक शौक था कि हम जो क्षेत्र के लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को एक इंटरव्यू के माध्यम से थोड़ा सा हाईलाइट करें। और टेक्निकली मैं मतलब अच्छा था ही। तो जो मेरा वेडिंग का कोई वो था कैमरामैन, उसी को बैठा के इस्तेमाल करके, और मैंने क्या किया कि एक सिटी साइनिंग स्टार्स करके एक शो शुरू किया। अच्छा। बिफोर लॉकडाउन। अच्छा। 2017 के अंदर। अच्छा। तो लेकिन टीवी था या नहीं, ये यूट्यूब पर था। लेकिन उसमें फिर बाद में एक दो एपिसोड के बाद ही समझ में आया कि सिटी साइनिंग स्टार मतलब सिटी के चमकते सितारे। अब वो ज्यादा तो नहीं होते, हम हर बंदे का इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो वो फेल रहा। और उसके कुछ समय पश्चात जो है मैंने एक और शो बनाया जो 2020 के जनवरी में बनाया। वो था चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे शो के ऊपर जो है मेरे 3 एपिसोड आ चुके थे जब लॉकडाउन आया तब। उसके पश्चात लॉकडाउन लग गया था और एक लंबे गैप के पश्चात मैं, जैसे होता है ना कि एक बार आपने काम किया और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा स्किप करते हो कि क्या पता कुछ और करेंगे। इंतजार चल रहा था ना, श्योर नहीं थे। लेकिन 6 महीने पश्चात जब दूसरी लहर भी आ चुकी थी, उसके पश्चात जो है मेरी फर्स्ट वीडियो ऐसी थी जिसके ऊपर 1000 व्यूज थे। न्यूज चैनल की जो वीडियो की बात कर रहा हूँ। और 1 साल पश्चात जो है, जैसे फर्स्ट वीडियो थी जून 2021 के अंदर, उस पर 1000 व्यूज थे। और जैसे ही 1 साल बीता तो हमारे चैनल के ऊपर 2022 में जून में 1 करोड़ प्लस व्यूज थे। हमने केक काटा मात्र 1 साल के अंदर। तो यूं करके बस शुरू हो गया और आगे बढ़ते चले गए। ओके। तो बिकॉज हम अभी आपका चैनल और उसकी जर्नी ही डिस्कस कर रहे हैं जी। आपने बताया 1 साल में ही आपने केक काटा बिकॉज वो व्यूज बहुत बड़ी। तो लेट्स से हालांकि अगले साल तो हम 5 करोड़ क्रॉस कर गए थे। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर लेट्स से बिकॉज अभी तो आई थिंक यूट्यूब हो गया, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे किसी भी तरह का चैनल, वो बहुत ज्यादा राइज पे है। बहुत लोग देखा देखी में कह लो या सच में कह लो, वो यूट्यूब करना चाहते हैं, वो यूट्यूब के मे बी करियर बनाना चाहते हैं या एक साइड करियर अपना रखना चाहते हैं। तो उनके लिए पहली चीज तो आज के टाइम में अगर मैं एकदम बात करूं अभी 2025 में, क्या एक यूट्यूब चैनल खोलना सही डिसीजन है? सवाल तो बहुत सही है आपका। अच्छा, देखिए, पहले तो हम उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कोई भी खोल सकता है, उस पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है,
किसी का भी अपना कोई बिजनेस है और वो अपने कस्टमर्स को अपने शोरूम और प्रोडक्ट इनको दिखाना चाहते हैं, तो वो आराम से बना सकते हैं। वो अपने शोरूम के लिए बना रहे, आराम से उन्होंने बनाया, कुछ वीडियो वगैरह डाली, उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया, लोग देख रहे हैं, उनका प्रोडक्ट उनके पास पहुंच रहा है, मतलब कस्टमर्स के तक जा रहा है। तो मतलब फॉर बिजनेस पर्पसेस तो ये बहुत अच्छी चीज है। एनीबडी कैन, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई अन्य कोई भी बिजनेस एंटिटी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एनीबडी कैन क्रिएट द चैनल और दे कैन मार्केट, क्योंकि उनका टारगेट उससे अमीर बनना नहीं है या उससे पैसा कमाना नहीं है, वो मार्केट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को और उससे फिर जो कस्टमर आएंगे पैसा उनसे कमा लेंगे। करेक्ट। तो वो तो कोई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं उस पहलू पर कि बहुत सारे लोग इसको एज ए कैरियर लेना चाहते हैं या पार्ट टाइम करके फिर बाद में कैरियर बना लेना चाहते हैं। हाँ। तो हम पहले पॉइंट पर आते हैं कि कोई कैंडिडेट ये चाहे कि मुझे तो कैरियर बनाना है, यूट्यूब को कैरियर बनाना है। अब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि किसको क्या कहें। मतलब जैसे जो यूट्यूब पर काम करते हैं, कोई लोग उनको यूट्यूबर कहता है, लेकिन सच्चाई ये कि वो तो फेसबुक पर भी पॉपुलर है, वो हो सकता है इंस्टाग्राम पर भी पॉपुलर है। तो जो तीनों प्लेटफॉर्म पे या अन्य किसी और प्लेटफॉर्म पर भी जो अपनी प्रेजेंस रखता है, तो आप उन्हें इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें क्रिएटर्स कह सकते हैं। तो आप जैसे जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, ये मतलब हम थोड़ा सा एड ऑन कर देते हैं। इफ यू वांट टू बिकम ए क्रिएटर, भाई आप इंस्टाग्राम पर जाके पैसा कमाना चाहते हैं, आप फेसबुक पर जाके पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जो मेरा मानना है या मेरा जो एक्सपीरियंस है या जितने लोगों से मैं मिला हूं या जो मैंने यूट्यूब पर देखा है, जो भी बड़े अच्छे यूट्यूबर्स या जिन्होंने भी जो भी सक्सेसफुल रहे हैं, उनका टारगेट कहीं ना कहीं यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं था। ओके। वो आए थे कि वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सके, या वो आए थे कि वो थोड़ा सा अपना जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सके। वो आए थे कि जैसे मान लीजिए मेरी एंट्री हुई थी तो इसलिए नहीं हुई थी कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता था। मैं अपने एरिया की सड़क के ऊपर बात करता था कि ये सड़कें टूटी क्यों पड़ी हैं। बीजेपी सरकार 2014 में आ गई थी और सड़कें बना रही थी, और आपने नितिन गडकरी जी का काम देखा भी होगा कि सड़कें बन रही थी, दे दनादन बन रही थी, लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूं वहां पर सड़कें टूटी पड़ी थी। और उन सड़कों के लिए जो हमने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए और उसके बावजूद वो जैसे मामला हाईलाइट हुआ तो वो सड़कें बन गई। आप वहां पर आज जाकर देखिए, वहां पर ऐसी सड़कें बन रही हैं, इससे अच्छी सड़कें बन रही हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे है ना, इस तरह के एक्सप्रेसवे वहां पे आज। और जहां गड्ढों में मतलब पानी भरा रहता था और गाड़ियां, रोडवेज बंद कर दी गई थी। हरियाणा सरकार ने खुद की बसें बंद कर दी गई थी कि हम नारनौल से महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर बसें नहीं चलाएंगे। इतनी हालत खस्ता थी बसें। सोच के देखिए गाड़ियों का और बाइक का क्या हाल होता होगा। एक सफर जो 20 मिनट में तय किया जा सकता था वो 1.5 घंटे में सफर तय होता था। गाड़ी का तो नुकसान जैसा कि मैंने बताया, सॉकर्स टूट जाते थे। तो आप समझ जाइए इस चीज को कि मेरी जो एंट्री हुई थी वो सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए हुई थी। उसके बाद जब मैं मान लीजिए सही बात कर रहा हूं तो मेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चलेगी, एरिया के लोग मुझसे जुड़ गए। और फिर अगर मान लीजिए किसी एडवर्टाइजर को या किसी बिजनेस ओनर को अपनी जो मांग पहुंचानी है, अपनी कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट करना है, तो उनके लिए मैं एक ऑप्शन बन गया और मुझे स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू होगी। तो मान लीजिए मैं उसमें चल निकला, इन दोनों केस में, नेम फेम जो है और साथ में पैसे में भी। लेकिन मेरा उद्देश्य तो पैसा कमाना नहीं था। समथिंग लाइक दैट। अगर आप कोई और देखेंगे, जिसका एक फेम का एग्जांपल ले लेते, दाम को छोड़ के, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं ना कि पैसा आए ना आए लेकिन नाम बहुत अच्छा हो गया। तो संदीप महेश्वरी जी को आप जानते हैं। अब उन्होंने दाम के लिए तो काम करा ही नहीं है। उन्होंने जो क्रिएटर बन के जो काम किया, उनका उद्देश्य कुछ और है। तो वो अपनी कोई और नॉलेज शेयर, जो भी उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहे हैं। और उनकी शुरुआत या जो आज चल रहे हैं वो सब किसी और उद्देश्य से, या फिर किसी ने अपना बिजनेस जो बना रखा है, कोई भी बिजनेस है XYZ, उसको हाईलाइट करने के लिए बना रखा है, तो सही है। लेकिन कोई आदमी आता है कि मैं आऊंगा और मैं आके बस इससे पैसे कमाऊंगा, तो ये सबके लिए नहीं है। हालांकि अगर आप में कोई टैलेंट है, जिस भी फील्ड से आप आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टैलेंट को पहचानते हुए एक पर्टिकुलर निश चूज कर सकते हैं और उस निश के ऊपर आप काफी एफर्ट्स लगाएं, प्रॉपर शूट करें, प्रॉपर एडिट करें, प्रॉपर अपलोड करें, प्रॉपर शेयर करें। 4 जो स्टेप है वीडियो के, वो चारों करें। उसके पश्चात यूट्यूब पे कहते हैं कि यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं स्टार्ट एंड बी कंसिस्टेंट। मतलब स्टार्ट करिए सबसे पहले,
और उसके बाद आप लगातार करते रहिए। अब उसका जो रिदम है, वो रिदम, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई मान लीजिए कोई यूट्यूब की ट्रेनिंग क्लास तो है नहीं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहां से मैंने सीखा, देखा, अनुभव किया, उसमें यह है कि आप स्टार्ट करिए। क्योंकि कुछ लोग जो है ना सोचते ही रह जाते हैं कि करेंगे करेंगे, तब करूंगा, सब कुछ चीजें सही हो जाएंगी, फिर शुरू करूंगा। तो देखिए, गाड़ी ड्राइविंग अगर अपन करते हैं और अपन ये सोचे कि कभी रोड पूरा खाली हो जाएगा तब करूंगा, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो आपको कभी ना कभी तो ड्राइव करना ही पड़ेगा। समथिंग लाइक दैट, यू विल हैव टू स्टार्ट। अगर आपने माइंड मैप थोड़ा सा बनाया है तो पहली बात तो स्टार्ट करना। लोग स्टार्ट नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज वीडियो 3 डाल के अगर उन्हें उतना रीच नहीं मिलता है तो एकदम फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा हो नहीं पाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि हो तो पाएगा, लेकिन सराउंडिंग में कुछ लोग होते हैं, वो लोग गाइड करते हैं क्या कर रहे हैं। 4 कमेंट आए, उन्होंने कमेंट मतलब यूट्यूब पे नहीं कर रहे, अगर उन्होंने यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे हैं कि इट विल नॉट वर्क, या फिर भाई इनमें कुछ नहीं रखा, कुछ और कर लो टाइप में। तो वो उनको सजेशन देते हैं, या फिर उनके व्यूज जो हैं बहुत ही कम आते हैं, 20-30 जो शेयर कर रहे हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे। बोलना पड़ता है भाई एक बार लाइक करना, कमेंट करना, या फिर देखना मैंने कुछ शेयर किया है। तो वो फिर उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, और इस वजह से मान लीजिए बहुत सारे चैनल्स जो हैं, मिलियंस की संख्या में आज चैनल्स क्रिएट हो रहे हैं, और फिर वो डेड भी होते जा रहे हैं। अच्छा, अब हम उसी बात पर आ जाते हैं कि मान लीजिए कंसिस्टेंट रहना है, तो कंसिस्टेंट रहने का भी एक तरीका है कि ये जिम की तरह है कि जिम में आप गए और आपने क्या किया कि जिम में जाकर आज ही 7 घंटे जिम कर ली, और 7 दिन की जिम कर ली। 1 घंटा एक दिन करनी चाहिए, लेकिन आप एक दिन गए, संडे था, 7 घंटे की जिम आपने कर ली, तो ये ओवरडोज है अपने शरीर के लिए अपने आप में। तो समथिंग लाइक दैट यूट्यूब भी वैसे ही है कि 7 वीडियोस एक दिन में नहीं डाल सकते आप, 7 डेज में 7 वीडियोस डालिए। मतलब हर रोज एक डालना है, और इतना रेगुलर होना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि कभी उसको किसी काम से जाना है, कभी परिवार में समय नहीं मिल पाया, कभी हेल्थ इश्यूज थे, कभी वो बिजी था, कभी वो ट्रैवल में था, वो कर नहीं पाते। तो डेडिकेटेड जब तक नहीं हो पाते तब तक वो हो नहीं पाता। और सिर्फ 7 डेज का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज ही वीडियो डालो। हो सकता है आप हर दूसरे दिन वीडियो डालते हैं, हो सकता है आप हर वीक वीडियो डालते हैं, हो सकता है कि आप हर फ्राइडे वीडियो डालते हैं, या हो सकता है कि वीक में 2 वीडियोज आती हैं। मतलब वो एक आपको कंसिस्टेंसी बरकरार करने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं कितनी वीडियोस पूरे सप्ताह में डालूंगा। बहुत शॉर्ट करते हुए बातें करते हैं कि इसमें एक निश भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग हो तो सबसे ज्यादा बेटर है। जो निश है आपकी, निश का मतलब आप ये समझिए कि जैसे YouTube पर जो कंटेंट है वो 3 फॉर्म में क्रिएट होता है। द फर्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट, द सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन, एंड द थर्ड वन इज एजुकेशन। 3 ही मेन कैटेगरी है। कोई भी कंटेंट आप देख लीजिए, जैसे आप चले गाना बजाने के लिए यूट्यूब पे, गाना आपने प्ले किया तो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट का पार्ट है, मूवी एंटरटेनमेंट का पार्ट है। सेकंड वन अगर आप बात करें न्यूज की, तो वी आर जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर गुरुग्राम की कोई बात है कि भाई यहाँ पर पानी भर गया, तो वो मतलब एक इन्फॉर्मेशन है। और अगर हम बातचीत करें एजुकेशन की, तो इफ समवन इज टीचिंग यू, ट्रेनिंग यू, इफ आई एम गाइडिंग यू अबाउट द यूट्यूब एंड आई एम गिविंग ए क्रैश कोर्स टू यू, तो वो आपका एजुकेशन कैटेगरी में जाता है। वो मैथ्स पढ़ा सकते हैं, वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। अब उसमें फिर सब कैटेगरी होती है कि आप एजुकेशन कैटेगरी में है तो आप किस विषय को सिखाएंगे। आप अगर इंटरटेनमेंट में है तो गाने, लेकिन कौन से गाने, हरियाणवी गाने, बॉलीवुड के गाने, तमिल तेलुगु भाषा, कौन से गाने, और उसमें भी फिर कौन से गाने, हरियाणवी गाने, लेकिन हरियाणवी में भक्ति सॉन्ग। मतलब आप किस पर काम करेंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर आप एजुकेशन में है तो आप टीचर या ट्रेनर, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के, उसमें भी कोई सब्जेक्ट आए कि मैथ्स में भी कौन सी क्लास के, भाई 11th 12th के आप टीचर हैं, या फिर आप टीचर हैं 7वीं 8वीं के, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो मतलब निश जो है वो पर्टिकुलर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अपने आप को, अपने टैलेंट को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या है कि जब निश आइडेंटिफाई होगी, फॉर एग्जांपल मैं जब इंटरव्यूज कर रहा था, चर्चित चेहरे करते करते, मुझे ऑटोमेटिकली निश फाइंड आउट होगी कि मेरा जो यूट्यूब का पार्ट है, मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है, हम माइक पर बोलते हैं आज, तो वो पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है। और जो मैं सोशल अवेयर था या फिर मैं इश्यूज पर बात करता था, वो न्यूज चैनल के माध्यम से हो सकता है। तो वो न्यूज चैनल मतलब ऑटोमेटिकली मेरी निश बन गई। और आज मैं उसमें उसके भी एक बात बता देता हूँ, हम इंफॉर्मेशन में
मतलब यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन में और न्यूज कैटेगरी में, और वो भी लोकल न्यूज कैटेगरी में। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लोकल एरिया इश्यूज। क्षेत्रीय न्यूज जो है वो हम देते हैं। इससे क्या होता है कि क्षेत्र के लोग तुरंत जुड़ जाते हैं, क्योंकि टीवी पे जो चल रहा है वो तो सभी दिखा ही रहे हैं, सारे चैनल ही दिखा रहे हैं। तो ये निश भी फाइंड आउट करना, स्टार्ट करना, कंसिस्टेंट रहना, पर्टिकुलर निश फाइंड आउट करना, फिर वीडियोस को जैसा कि मैंने 4 स्टेप बताए कि प्रॉपर शूट करना, प्रॉपर एडिट करना, प्रॉपर उसको जो है अपलोड करना। मतलब इन अगर स्टेप्स की बात करें तो शूट के अंदर आ गया, जैसे आपकी वीडियो के अंदर प्रॉपर ऑडियो हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर आप जो है सही दिख रहे हो, और उसके पश्चात जो है आपका एडिटिंग का पोर्शन है, उसमें आप जो भी उसमें अनवांटेड मैटर है उसको आपने कट कर दिया, और अगर थोड़ी बहुत लाइट की कहीं कोई कमी थी तो एडिटिंग में आपने सुधार दिया, कलर ग्रेडिंग कर दी, फिर उसके बाद आपने उसको अपलोड किया तो उसमें सही थंबनेल, सही टाइटल, सही टैग्स, ये सारा सेक्शन हो गया। उसके बाद अगर इतना मेहनत से कोई वीडियो बनाया है और अगर आपने शेयर नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं है, मतलब लोगों ने अगर देखा ही नहीं तो फिर उसको प्रॉपर शेयर करना। ये 4 स्टेप्स होते हैं। इफ समवन इज फॉलोइंग दीज स्टेप्स, डेफिनेटली लेटर और सूनर उसको सक्सेस जरूर मिलती है। करेक्ट जी। सो वही है कि आई थिंक जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए वो वाई फैक्टर, जैसा कि आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मनी नहीं होना चाहिए। मनी, मेरा मानना ये है कि मनी नहीं होना चाहिए। हाँ। इफ समवन इज टारगेटिंग मनी, कि मुझे मनी है, ये करना है, तो उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, पे करता है, ये पे करता है। तो इसके लिए मैं ये तो डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं होना चाहिए, बट इसमें एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें, कंसिस्टेंट रहें, वीडियोस के ऊपर अच्छा काम करें, प्लस सम डेज वेट करें। पहले दिन आपको लाखों मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, लाखों मिलियंस व्यूज नहीं मिलेंगे। आज हमारे पास लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में व्यूज हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वीडियोस की संख्या, डेली का काम करना, और मतलब जो हमारी निश है उस पर हर रोज मतलब सुधार करना। मतलब वीडियो की क्वालिटी आज से 3 साल पहले की आप देखेंगे अलग है, आज की क्वालिटी अलग है, लेकिन वो उस समय के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी, और आज जो हम कर रहे हैं वो इस समय के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। और न्यू चेंजेस जो भी अपडेट आ रही हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो सब जो है उनको फॉलो अप करते रहते हैं हम। उनकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं उनको भी हम उनसे भी अवेयर रहते हैं। तो आप भी अवेयर रहें, क्योंकि यूट्यूब तो बहुत कुछ स्ट्राइक्स, रीयूज, कॉपीराइट, ये सब करता है। इसमें एआई की वो चीजें आ रही हैं वहां पे। 15 जुलाई के बाद जैसे अभी जो क्रिएटर्स हैं, इफ समवन इज मेकिंग इट वेरी इजी दैट आई कैन पब्लिश सम वीडियोस, हिंदी में बताता हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आए, कि अगर आप कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं तो उसको आप अपलोड तो कर देंगे, लोग भी देख लेंगे, लेकिन यूट्यूब उसके नाम का पैसा नहीं देगा। यूट्यूब अब रियल कंटेंट को, जैसे मैं बैठा दिख रहा हूँ, देयर इज ए ह्यूमन टच, या मेरी वॉइस है, मैं बोल रहा हूँ, तो अगर एआई जनरेटेड नहीं है या उसमें फुटेज भी है लेकिन हमारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको ही पैसा मिलेगा, मोनेटाइजेशन उनका ही होगा। बहुत सारी और भी बातें हैं यूट्यूब के बारे में। बिल्कुल। आई थिंक मैं बस इतना सा ऐड करना चाहूंगी, जैसा आपने बताया था ना नीश में, जब आप बता रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन करना, तो आई थिंक जब आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हो उस टाइम पे एल्गोरिथम को भी नहीं पता होता है आपका चैनल क्या है, किस बारे में है। वो आप जैसे जैसे वीडियोस डालते हो, आप कहीं ना कहीं एल्गोरिथम को भी ट्रेन करते हो कि उसको कहाँ पुश करना है, आपका वीडियो किस ऑडियंस तक ले जाना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एल्गोरिथम को समझ आए कि ये है क्या, ये चैनल है क्या। और एल्गोरिथम का मतलब आप समझ लीजिए कि जो यूट्यूब का जो अंदर का जो प्रोसेस है, अंदर का जो सिस्टम है, वो आपकी वीडियो को किस ऑडियंस को दिखाए, जिनका इंटरेस्ट हो उनको दिखाए, तो वो उसको जब समझ में आएगा तभी दिखा पाएगा। वो इंटरनल प्रोसेस है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा, जब आप क्रिएटर बन जाएंगे तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। ऑलरेडी अगर क्रिएटर हैं तो फिर तो अवेयर रहें आप इन सब चीजों को लेकर। मैं एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, किनको नहीं करना चाहिए, ये तो ये हो गया कि भाई ये किनको कर लेना चाहिए। और एक प्रोसेस है कि आप 6 महीने अगर मेहनत कर लेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ ये बात, इफ समवन इज फोकसिंग ऑन माई आइडियाज, जो मैंने बताया, प्रॉपर शूट, एडिट, अपलोड, शेयर, प्लस स्टार्ट किया, कंसिस्टेंट रहा बंदा, तो वो 6 मंथ के पश्चात, मतलब मैं ये कमिटमेंट नहीं करता 1 महीने में, 2 दिन में, अलग अलग जो एक्सपर्ट आदमी है, मैं मान लीजिए कोई चैनल बना, हो सकता है मैं उसको 1 महीने में मोनेटाइज करवा लूँ, 2 महीने मोनेटाइज करवा लूँ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास अच्छी टीम है। लेकिन कोई नया क्रिएटर आता है और वो फोकस करता है, बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू करता है, तो वो क्या कर सकता है कि 6 मंथ जो है आपने पूरे एफर्ट्स लगाए,
और उसके पश्चात उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और वो उसका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, प्लस वो जो है हो सकता है स्पॉन्सरशिप भी गेन कर पाए और अच्छे सब्सक्राइबर बेस और अच्छी व्यूअरशिप भी उसको मिलेगी। अब बात करते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। इतना सब कुछ किसी व्यक्ति ने किया कि 6 महीने हो गए लगे पड़े हैं, लेकिन आपका आइडिया कॉपी का था, आपने कॉपी करा था। आपने सुना होगा डोली चाय वाला, आपने सुना होगा MBA चाय वाला, समथिंग लाइक दैट। आपने कोई वड़ा पाव गर्ल दिल्ली में ऐसा कुछ सुना होगा। उन्होंने अपना आपको पता है कि उन्होंने अपना जो है जो भी हार्ट था क्या था उनका, वो उन्होंने वो बंद कर दिया। आपने सुना है उसके बारे में? वड़ा पाव गर्ल का बोल रहा हूँ। हाँ, एक मैं अब स्पेशली तो किसी को टारगेट नहीं करूंगा, बट देयर इज ए गर्ल जिन्होंने अपना YouTube चैनल के लिए उन्होंने अपना इस तरह का कॉन्सेप्ट शुरू किया ताकि MBA चाय वाला जैसे पॉपुलर हुआ ऐसे ही भाई मैं भी पॉपुलर हो जाऊं। 1-1.5 साल पश्चात उन्होंने ये कहकर बंद कर दिया कि मैंने इस पे 8 लाख रुपए लगा दिए, अच्छे रुपए भी नहीं आ रहे और मैं मतलब जैसे व्यूज या फिर मान लीजिए पैसे गेन नहीं कर पा रही इससे, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो मतलब वो क्या था, आप क्या मानते हो वो? ऐसे सिर्फ आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार YouTube तो बेकार है करना। सिर्फ अगर आप वो न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि देखो YouTube में तो इतने साल लग जाते हैं, पैसे लग जाते हैं, बेकार है। फिर बट जब आप उसके अंदर तक जाओगे तो आपको पता लगेगा कि अगर नहीं चला तो क्यों नहीं चला, अगर इन्होंने इतने पैसे लगाए तो फिर कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रहेगी। तो कहीं ना कहीं उनका मतलब आप कह सकते हैं कि वो चीज कॉपी की हो सकती है, या उनकी जो मैंने स्टार्टिंग फेज में बताई कि इंटेंशन जो थी वो सीधा यही थी कि इस माध्यम से ऐसा ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना अलग से काम करती हैं, कि जैसे जो बहुत सारे क्रिएटर्स थे यूट्यूब पर थे और लॉकडाउन से पहले थे और वो अच्छे से काम कर रहे थे, आज वो मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं। करेक्ट, वो मोस्ट पॉपुलर क्रिएटर्स हैं। उनकी टाइमिंग बहुत, उनके टाइम मतलब जैसे मान लीजिए किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर अब हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टफ है कंपटीशन, लेकिन जो 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ लॉकडाउन से पहले थे, तो लॉकडाउन में तो सब लोग फ्री थे, तो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा 1 मिलियन पे पहुंच गया कुछ ही समय में। क्यों? क्योंकि उस समय फॉलोअर्स मिल गए। मैं खुद बहुत सारी वीडियोस देखता था और आप सभी भी देखते होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो टाइमिंग थी और उसमें मान लीजिए जिसने पहले स्टार्ट कर रखा था तो वो आज बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। करेक्ट, हाँ, और क्यों नहीं करना चाहिए वो भी है एक पॉइंट की सक्सेस रेशियो जो है बहुत कम है। करेक्ट, सफलता का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि मतलब वैकेंसी है और भाई 1 लाख अप्लाई करेंगे तो 1000 तो सिलेक्ट होंगे ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली कोई अच्छा करेगा और किसी न किसी तरीके से वायरल हो जाएगा तो वो मान लीजिए हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फेम और गेन कर पाए, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीबॉडी विल गेट सक्सेस। ट्रू। हाँ, एंड सक्सेस मिली भी तो रहेगी कि नहीं वो भी इसमें आप कितना ही ना, क्योंकि वैसे भी आजकल यूट्यूब वॉच टाइम पर पेमेंट देता है, व्यूज पे नहीं देता। हाँ। या फिर सब्सक्राइबर्स पे नहीं देता। हाँ। शेयर्स पे नहीं दे रहा, वो वॉच टाइम पर दे रहे हैं। हाँ। अब वो जब आपका वॉच टाइम ही घट जाएगा, आपको लोग देखेंगे ही नहीं, तो फिर पैसा भी नहीं आएगा। हाँ, तो हो सकता है आपको वायरल होके 1-2 वीडियो से एकदम एक इंस्टेंट सक्सेस मिल गई, बट वो फिर आपकी कंटिन्यू ना हो पाए, तो आप उस पे डिपेंड नहीं। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे आप देख भी सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ओके, तो क्या अभी आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील होता है कि लाइक मुझे तो होता है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया क्रिएटर्स की फील्ड में थोड़ी भीड़ हो गई है, बहुत ऐसा फील हो रहा है, सफोकेट हो गई है ये फील्ड? आप इस बात से समझ जाएंगे। हाँ, भीड़ कहीं कुछ नहीं है। ओके। हालांकि मिलियंस में चैनल है, मेरे हिसाब से 20 मिलियन ऐसा कुछ चैनल्स हैं इंडिया के अंदर। 2 मिलियन के आसपास, यानी 20 लाख चैनल ऐसे हैं जो मोनेटाइज और पैसा कमा रहे हैं। डेटा थोड़ा बहुत वेरी भी हो सकता है, आप गूगल कर सकते हैं, और ये कोई फिक्स नहीं है, मैंने कहीं देख के नहीं बताया है, लेकिन भी हो जाए। ये थोड़ा सा 20 लाख के आसपास ऐसे चैनल मोनेटाइज है इंडिया के। और कई हजार करोड़ रुपए जो है यूट्यूब ने इंडिया के क्रिएटर्स को दिए। लेकिन मैं जो अभी शुरुआत में आंसर कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अभी आप इस बात से समझ जाएंगे कि भीड़ नहीं है। क्यों नहीं है? आप अपने गांव, गली, कॉलोनी, गलियारे या फिर रिश्तेदारी, इन सभी में झांक कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि शायद मैं क्रिएटर हूं, या कोई इक्का दुक्का और आपको क्रिएटर मिलेगा। इसका मतलब ये कि रिश्तेदारी में अगर आपके 100 लोग हैं तो उन 100 में भी आप एक हैं। और अगर आप किसी गांव में रहते हैं या कॉलोनी में रहते हैं तो हो सकता है वहां पर भी आप एक ही हैं। और हो सकता है थोड़ा सा और वाइड एरिया कर लें तो उसमें भी आप ही हैं। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब वो लोग कंज्यूमर्स हैं,
बहुत सारे लोग जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, एंड यू आर द क्रिएटर वन। और बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो क्रिएटर्स इसलिए क्रिएटर नहीं है कि उन्होंने मतलब जो वो चैनल इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि उनको आप और मेरी तरह कोई क्रिएटिविटी करके अपना वीडियोस बना के डालना है। उनको अपने बिजनेस के लिए बनाना है। उनको बस उन्होंने बना दिया था, फिर काम नहीं करा बस। जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को ईमेल लॉगिन वगैरह की, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे गए तो उन्होंने उसमें क्रिएट चैनल आ गया, उस पर क्लिक कर दिया, लेकिन वो रजिस्टर तो हो गया कि आपका चैनल भी है, उस पर सब्सक्राइबर चाहे कुछ नहीं होंगे। आपका कोई कैंडिडेट कमेंट करेगा यूट्यूब की वीडियो के ऊपर, आप नीचे जाकर देखेंगे किसने कमेंट किया, उसका नाम लिखा आएगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाके देखेंगे तो वो चैनल तो है, लेकिन उसमें ये लिखा आएगा कि 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर और बस, और कुछ नहीं है, मतलब कोई उसकी वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट वो क्या हो गया था कि उसने जब ईमेल से यूट्यूब पर लॉगिन किया तो उसने वहां कोई क्रिएट का ऑप्शन आया, उसने क्रिएट कर दिया, तो नंबर तो क्रिएशन का आएगा ही। और उसके बाद फिर हालांकि जो यूट्यूब जो है सब कुछ फाइंड आउट करते हुए जाता है और पता चलता है कि भाई ये चैनल है नहीं है। आजकल तो डेड सब्सक्राइबर और इन सब को हटाने लग गया, डेड ईमेल्स को हटाने लगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये हम सीख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पार्टनर्स हैं जो क्रिएटर्स जो हैं वो यूट्यूब के पार्टनर हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये कि भीड़ नहीं है। भीड़ तब तक नहीं है जब तक आप नहीं मानते। और सिर्फ इस फील्ड में नहीं, आप देखेंगे कि स्कूल्स जो हैं बड़ी संख्या में, स्कूल बहुत हो गए लेकिन अब भी खुलते जा रहे हैं। शोरूम बहुत हो गए लेकिन अब भी खुलते जा रहे हैं। हाँ। अगर आप में दम है, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है और वो प्रोडक्ट सर्विस जो है आप बेचेंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उसकी रीसेल भी होगी और बार बार खरीदने के लिए आएंगे, तो डेफिनेटली वहां चाहे कितना भी कंपटीशन हो, आप उस कंपटीशन को बीट कर जाएंगे। मेन बात है ये। अब उसमें कोई कहते हैं ना कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे भी आपका रहता ही है। अब आज जैसे कोई भी जूते बनाने की कंपनी है, वो लोकल भी हो सकती है, लेकिन उसका बड़े जो है जो शूज मेकिंग वाली जो कंपनी है उनसे भी टारगेट रहता है, कंपटीशन रहता है। हर व्यक्ति का कंपटीशन कहीं ना कहीं नीचे से लेकर और बड़ी से बड़ी जो कंपनी होती है उसके साथ होता है। तो ऑटोमेटिकली वो चीज तो रहेगी रही। अगर आज मैं न्यूज चैनल चलाता हूँ तो मुझे सिर्फ लोकल एरिया में नहीं देखा जाता, मेरा कंपटीशन सीधा बड़े बड़े चैनल्स के साथ भी कर दिया जाता है कि उस चैनल पे ये, उस चैनल पे ये, उस चैनल पे ये, क्योंकि कंपटीशन वहां पर भी है। और वो लोग मतलब कहीं ना कहीं वहां पर भी अपना आदमी रखते हैं, फ्रेंचाइजी उनकी भी है। मतलब कोई आदमी सोफा या गद्दा बेचता है तो उसका कंपटीशन मतलब जो लोकल क्रिएटर्स है ना, जो सोफा के या गद्दे के, उनके साथ तो है, लेकिन स्लीप वेल से भी है। सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट में तो स्लीप वेल भी बिकता है। हाँ। तो मतलब सीधी बड़ी है जिसकी अच्छी ब्रांडिंग भी है, तो उससे भी रहता ही है। तो ऐसे ही जब आप यूट्यूब पर आते हैं तो आपका कंपटीशन सब लोगों से ही होगा, छोटे क्रिएटर से, बड़े क्रिएटर से, भाई आपके निश में जो लोग हैं उन सब से होगा। लेकिन अगर आप में दम है तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप खुद पर विश्वास होना चाहिए। ओके, आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, स्पेशली एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए। सो अब मान लीजिए किसी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है एंड वो ग्रो भी कर गया है यूट्यूब पे, वो एक लेवल पे रीच कर गए हैं, तो अभी उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? बिकॉज बहुत बार सुनने में आता है एकदम से अब्रप्टली चैनल क्लोज हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए या कैसे, वो क्या पॉइंट्स का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं वैसे तो YouTube का ट्रेनर नहीं हूँ। आपके जो सवाल जो आ रहे हैं वो YouTube से संबंधित ज्यादा आ रहे हैं और ऐसा कोई मैं अथॉराइज्ड पर्सन नहीं हूँ YouTube के बारे में बातचीत करने के लिए। बट मैं एज ए क्रिएटर अपने जो है ना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, और मैं इसमें साथ में Instagram और Facebook को भी जोड़ देता हूँ। गूगल जो है YouTube की पेरेंट कंपनी है, ऐसे ही Instagram की पेरेंट कंपनी Facebook है। हालांकि Facebook के ऊपर भी मोनेटाइजेशन होता है और इंस्टाग्राम पर भी आपको अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं। हाँ। अब यूट्यूब की बात कर लेते हैं और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग सेम सा ही प्रोसेस है फेसबुक का। हम एक तो जो है ना किसी और का कंटेंट उठाकर ना अपलोड करें। कोई वायरल कंटेंट चल रहा है तो आपने सोचा कि ये उठाया और उसको लगा दिया। आजकल अगर हम न्यूज सेक्शन की बात करें तो ANI आपने सुना होगा, उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स या आप कह सकते हैं जो न्यूज चैनल चलाते थे सोशल मीडिया पर, उनको ब्लॉक करवा दिया, उनकी वीडियोस ब्लॉक करवा दी। और वो एक बड़ा इश्यू है आज की डेट में। ANI एक ऐसा न्यूज एजेंसी है, मतलब जैसे हम न्यूज चैनल चलाते हैं
तो टीवी के बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, डीडी न्यूज हो गया जैसे, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी या कोई भी कैंडिडेट अगर मान लीजिए अपने विचार रखे, विदेश में जाए, तो वहां न्यूज एजेंसी या फिर न्यूज चैनल जाएगा। तो वो न्यूज एजेंसी जा रही है, मान लीजिए एनआई, मतलब कहीं कोई घटना घटित हुई, अब वो चैनल तो सारे ही चलाएंगे, लेकिन जब एक यूट्यूब चैनल उसको ले लेता है, उस विजुअल को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया में ये कहा और वहां की कोई क्लिप उठा ली, तो क्लिप तो एएनआई की थी, और एएनआई फिर उसके ऊपर जो है कॉपीराइट क्लेम डाल देता है, फिर उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाती है, 3 सेकंड के ऊपर भी स्ट्राइक आ सकती है। तो एक तो यही हो गया कि किसी का विजुअल इस्तेमाल ना करें, किसी की वीडियो, मैंने तो ऐसे क्रिएटर्स भी देखे हैं जो किसी और का ही वीडियो लेंगे, उठाया और उसमें अपलोड कर दिया, अब उनकी वीडियो मैच कर रही है 100%, तो वहां डिस्टरबेंस है, मतलब वो काम ना करें। दूसरा जो है, हम म्यूजिक भी यूज करते हैं, तो उस पर कुछ तो जो है जैसे टी सीरीज वगैरह जो है वो क्या करते हैं कि जैसे कॉपीराइट म्यूजिक का दे देते हैं और आपका रिवेन्यू शेयर हो जाता है, आपको मोनेटाइजेशन के पश्चात जो पैसा मिलना था उस वीडियो से, वो पैसा आपको नहीं आएगा, वो पैसा जाएगा टी सीरीज के पास। कुछ वीडियो को ही ऑडियो को ब्लॉक कर देते हैं कि आप यूज नहीं कर सकते, जैसे फेसबुक करता है, आपके वीडियो को म्यूट कर देगा इन सेवरल कंट्रीज, क्योंकि यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट वन म्यूजिक। और कुछ क्या होगा कि वो ज्यादा ही मान लीजिए सीरियस ले जाएंगे, तो वो उनका कंटेंट है, वो आपको स्ट्राइक भेज सकते हैं, और स्ट्राइक पर फिर मतलब कि क्या है कि मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये वैसे डीप टॉपिक है, इतना छोटा नहीं है इन रूल्स को समझना, लेकिन स्ट्राइक में 3 स्ट्राइक चांसेस हैं। 3 चांसेस के अंदर अगर मान लीजिए आपने 3 वीडियो अलग अलग लोगों की उठाई और बंदे ने एक ने 3 स्ट्राइक आपको दे दी, स्ट्राइक का मतलब ये है कि आपने वीडियो किसी और की उठाई थी, उसने स्ट्राइक आपको दी, और अगर 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल ब्लॉक किया जा सकता है यूट्यूब की तरफ से, और ये एल्गोरिथम के माध्यम से ही होता है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग इज नॉट वर्किंग देयर कि वो ब्लॉक कर रहा है। जब 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल ब्लॉक कर देगा, आप ढूंढेंगे मेरा चैनल का है, लेकिन चैनल नहीं मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मात्र 3 स्ट्राइक और आपका चैनल गायब। अब चैनल मतलब आपकी कितनी मेहनत पैसे या जो भी आप जो कुछ भी आपने एफर्ट्स लगाए, सब चला जाएगा, सेकंडों में चला जाएगा। आप एक दिन सोकर उठेंगे और आपका चैनल गायब हो जाएगा। तो एक तो कॉपीराइट या कॉपी ना करें किसी कंटेंट को, इवन मैं तो ये खुद ही कह रहा था, निस्तक कॉपी ना करें ढंग से, आपका इंटरेस्ट, आपका टैलेंट जिसमें, आप उस चीज को चुने। दूसरा कि जैसे मान लीजिए आपने ऐसा नहीं करा, लेकिन आपने अपना ही मैटर वगैरह जो है बार बार अपलोड कर रहे, तो रीयूज कंटेंट भी आजकल मान लीजिए यूट्यूब के ऊपर जो है, यूट्यूब उसके ऊपर भी काम कर रहा है कि रीयूज ना करें आप, ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल बनाए अलग अलग। अच्छा एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा, मोनेटाइजेशन या पैसे का आप सवाल आगे पूछ भी सकते हैं, मान लीजिए कि पैसा भी है ना, फिक्स नहीं है कि कितने व्यूज पर किसको कितना पैसा, हाँ ये भी फिक्स नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने चैनल बना लिया और 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो मान लीजिए किसी एक क्रिएटर को 1 लाख सब्सक्राइबर पर 10,000 रुपए आ रहे हैं, 20,000 रुपए आ रहे हैं, 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मेरे भी अगर इतने हो जाएंगे तो इतना आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के पास जो निश जो है वो अलग अलग निश पे अलग अलग पैसा देता है। वो व्लॉगर को अलग पैसा देता है, वो एडवर्टाइजर को अलग पैसा देता है, वो फाइनेंशियल बातें करता है उसको अलग देता है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जो वीडियोस बन रही है उनको अलग देता है, शेयर मार्केट वाले को अलग से देता है, मोटिवेशनल स्पीकर है उनको अलग से देता है, और न्यूज वालों को अलग से देता है, और पॉडकास्ट वालों को अलग से देता है। मतलब उनका जो सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर किस तरह की जो एडवर्टीजमेंट चल रही है। तो उसका जो 55 और 45 जो रेशियो रहता है, 55% आपको मिलता है, 45% जो है यूट्यूब खुद रखता है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है एंड दे आर मैनेजिंग। और ये है लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट के लिए, लेकिन अगर आप छोटी वीडियोज की अगर बात करें तो उसके लिए उनका उल्टा है, 55% जो है वो खुद रखते हैं, 45% आपको देते हैं, और वो भी शेयर होता है रील के अंदर, मतलब शॉर्ट्स कह सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छोटी वीडियोस को रील कहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर शॉर्ट्स कहते हैं। तो शॉर्ट्स पर जो पैसा आएगा वो आपको 45% मिलता है, 55% एडवर्टाइजिंग से जो पैसा है वो यूट्यूब रखता है, और वो भी डिवाइड होता है। जैसे आपने 4 शॉर्ट्स देखी तो एक ऐड आई, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 4 लोगों में बटेगा, ये रहता है। बेसिक चीजें तो आप वैसे देख सकते हो, ये सारी चीजें तो यूट्यूब पर ही जाके देख सकते हो, मोनेटाइजेशन की क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब चीजें तो देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इसमें ये समझाने या बताने का है क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और
ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि यूट्यूब आपके लिए है और ये करियर बन गया और मतलब सब कुछ छोड़ दो। कि किसी का कोई जॉब है, कोई वहां से अर्न कर रहा है, अब उसने छोड़ दिया कि मेरा तो चैनल चल गया है, ये वाला जॉब छोड़ देता हूँ। हाँ, मतलब उसने पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा सीरियस लिया, उसने स्टार्ट किया, फिर वो कंसिस्टेंट रहा, अच्छी वीडियोस बनाई, चैनल मोनेटाइज हो गया, अब उससे पैसा आने लग गया। अब वो सोचता है कि भैया अब तो मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ। देखिए, नौकरी छोड़ने से पहले शुरू करवाते हैं एक बार कि कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से शुरू कर सकता है। भाई कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है वो सोचता है कि यार मैं करना चाहता हूँ, तो वो नौकरी कर रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, संडे आपकी छुट्टी होती है, आप उस दिन क्या करें, शूट करें, 15 मिनट्स की वीडियो आपने बनाई, एक दिन में आराम से शूट हो जाएगी। थोड़ी सी बेसिक एडिटिंग करें उसमें, और उसको स्टार्टिंग फेज में आप है ना हर रोज शेड्यूल भी कर सकते हैं और हर रोज आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। हर रोज एडिट शाम को आके करें, अपनी जॉब्स उसके बाद कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका चैनल चल सकता है। चल गया, मोनेटाइज हो गया, पैसा आने लग गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर कब यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाए, मेन जो कैरियर अभी जो चल रहा है उसको छोड़ के। तो जो मेरा अनुभव वो ये कहता है कि आप कम से कम, जैसे मान लीजिए आप सैलरी ले रहे थे 70,000 रुपीज, और अब आपका यूट्यूब पर आने लग गया 140,000 रुपीज प्लस, यानी आपकी सैलरी से जस्ट दुगना, तब आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर फुल टाइम शिफ्ट हो सकते हैं। इससे पहले कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर्ड, वैसे तो देखो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और फेसबुक इंस्टाग्राम सारे अच्छे ही हैं क्योंकि सब चल रहे हैं, इतने अकाउंट्स चल रहे हैं, होना जाना तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि हर रोज आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और एक छोटी सी मिस्टेक भी, 3 छोटी सी मिस्टेक आपके चैनल को उड़ा सकती है। तो थोड़ा सा समय लें, अपने आप को हतोत्साहित या फिर बहुत ज्यादा ऐसे ना सोचो कि मैं कर जाऊंगा आज ही बस बन गया यार, ये हो गया यार, मैं देखना अब करोड़ों रुपए कमाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि करोड़ों रुपए यूट्यूबर्स जो हैं यूट्यूब से कमाते भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी जर्नी अलग थी, उनका टाइम अलग था, उन्होंने स्टार्ट अलग टाइम पे किया था, उनका कंटेंट अलग है, उनकी स्टाइल अलग है, या फिर उनकी टीम भी अलग हो, उनकी टीम भी अलग, सही लोग मिल गए, सही लोग मिल गए, सही समय पर आ गए और फिर वो चल निकले। होता ना कि जब आप पहला करोड़ बनाते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। फिर आप फर्स्ट से 5 या 10 करोड़ तक जाते हो तो थोड़ा सा कम मेहनत लगती है, लेकिन जब आप 10 से 100 पे जाते हो या 100 से 1000 पे जाते हो तो फिर दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे ही इसमें है कि स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके 1000 सब्सक्राइबर या 4000 वॉच टाइम जो है वो होने में टाइम लग जाता है, और घंटों लग जाते हैं, मतलब दिनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, साल भी लग सकती है अगर कोई ढंग से काम ना करे तो। लेकिन सच्चाई है कि आपके एक दिन के अंदर भी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं जब आपका चैनल अच्छा चल रहा होता है। और एक वीडियो पर 1 मिलियन वॉच टाइम जो है 1 मिलियन घंटे हो सकता है, मतलब 10 लाख घंटे। हमारी एक आध वीडियो ऐसी है जिनके ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा तो वॉच आवर्स है, तो 4000 घंटे कहाँ रह गए। यानी एक वीडियो आई और उसने मोनेटाइज किया, क्या सब कुछ करवा दिया। तो बस करते जाइए, सफल हो जाएंगे, लेकिन लालच ना करें। थोड़ा पेशेंस के साथ करें, पेशेंस के साथ। एंड आई थिंक एक जर्नी है, आप जितना भी सीख लो, जब आप करोगे तभी आपको बहुत सारी चीजें शायद समझ आएंगी, जैसे जैसे आप करते जाओगे। जी। तो वो एक जर्नी है यूट्यूब की, जो आई थिंक सबकी अपनी अपनी रहती है। सही बात है, अलग अलग निश है, अलग अलग एक्सपीरियंस। जी। ओके, तो ये एक हमारी सॉर्ट ऑफ, हमने ऐसे प्लान तो नहीं किया था, बट हमारी पूरी यूट्यूब की मास्टर क्लास हो गई है, मास्टर क्लास हो गई, क्रैश कोर्स हो गया है। बिल्कुल। तो ओके, तो आई थिंक अभी हमने यूट्यूब का जो क्रैश कोर्स किया है, ये स्पेशली क्रिएटर्स के लिए, जिनके चैनल है नहीं है, जो चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बट थोड़ा सा अगर हम उसके ऑपोजिट जो कंज्यूमर है यूट्यूब का, उनकी तरफ अगर हम आए, तो बिकॉज इतने सारे चैनल्स हैं, जैसे आपका भी न्यूज़ चैनल है, जो कि इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आता है, जैसे आपने बताया। तो अब यहाँ पे ये आ जाता है कि जब मल्टीपल चैनल्स हैं यूट्यूब पे, और स्पेशली इंफॉर्मेशन या एजुकेशन कैटेगरी में, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल उठता है, बिकॉज कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, कोई भी आके कोई भी फैक्ट बता देगा, एंड उसको जो कंज्यूम कर रहा है उसको नहीं पता है सही है गलत है, यूट्यूब पे है कुछ भी मैं तो कुछ ऐसा तो है नहीं, गाइडलाइंस तो है नहीं कि आप ये नहीं बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। तो क्रेडिबिलिटी कैसे आप जज करें? हाँ, पहले तो मैं आपने अभी एक वर्ड यूज किया, गाइडलाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से क्रिएटर्स के लिए भी, जो न्यूज चैनल चलाते हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस है।
स्पेशली कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी गाइडलाइंस है। वो एक अलग बात है कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनको पता ना हो सकता है वो अवेयर ना हो, एक्शन उनके ऊपर भी लिया जा सकता है, और इवन इनके ऊपर तो जल्दी एक्शन लिया जा सकता है। जो बड़े चैनल्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेने में भी मतलब परेशानी होती है। यूट्यूब चैनल्स, आप कभी कभार खबरें पढ़ते होंगे कि आज इतने अकाउंट्स बंद कर दिए गए, तो वो यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम भी होते हैं, फिर फेसबुक के पेजेस भी होते हैं, वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो वो सरकार समय समय पर जो है मान लीजिए कोई अन्य कह सकते हैं आतंकवादी या अन्य जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित हो या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही हो, उनको ब्लॉक करवा सकती है सरकार, और इजीली हो जाता है ये सब। तो एक तो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। जो साथी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि सोशल मीडिया की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस, सोशल मीडिया चैनल्स के लिए उनकी क्या क्या गाइडलाइंस है। तो एक तो गाइडलाइंस है, दूसरा डेकोरम होता है किसी भी बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्ट करते हैं तो इसका एक सिस्टम है, वो अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए इट्स ओके दैट न्यूज चैनल सोशल मीडिया पर जो है वो टीवी चैनल्स या प्रिंट मीडिया के अखबारों की तरह नहीं होते, वो स्वतंत्र पत्रकारिता का एक सिस्टम है। लेकिन उसमें भी अगर कोई व्यक्ति डेकोरम अच्छे से मैनेज करता है, मतलब इफ समवन इज रिएक्टिंग एज ए जर्नलिस्ट, तो वो अच्छे से रिएक्ट करे, मतलब वो अच्छी से रिसर्च करे, अच्छे से डेटा पेश करे, अच्छे से मतलब किसी को टारगेट ना करे और किसी पर पर्सनल अटैक ना करे। बस वो पर्सनल अटैक का मतलब बातों में, विचारों में, तो वो किसी इस तरह की चीजों को ना करे। और मतलब जो उनके सोशल इश्यूज हैं जिस पर उन्हें बात करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हमने नेताओं से सवाल किए, तो किससे संबंधित सवाल किए, जो जिसके वो जिम्मेदार थे। हमने उनको ये नहीं कहा कि आपका बेटा क्या करता है, हमने उनको ये कहा कि आप विधायक या मंत्री रहे, आपने शहर में या विधानसभा में क्या काम करवाए। तो वो अगर सवाल है तो उसमें कोई समस्या ही नहीं है अपने आप में। तो एक जिम्मेदारी के साथ जब आप पत्रकारिता करते हैं, और हो सकता है इससे संबंधित आप कोर्स कर लेते हैं, मास कम्युनिकेशन वगैरह कोर्स कर लेते हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे, जैसे कुछ ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होती हैं, और कुछ संबंधित ग्रुप्स होते हैं पत्रकारिता से संबंधित, कुछ जैसे एसोसिएशन है, उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, फिर काम करते हैं। तो ये आपके लिए आसान भी हो जाता है, और इसमें आपको थोड़ा सा लीगली हेल्प भी मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो आपके ऑडियंस है, मतलब जो दर्शक हैं, उन तक सही इंफॉर्मेशन एक राइट वे में पहुंचा पाते हैं। तो रूल्स तो हैं, अब कोई फॉलो ही ना करे तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं। एंड आई थिंक वो बहुत इजी होता है एज अ कंज्यूमर भी जज कर पाना कि सामने वाला कितना जेन्युइन है, सामने वाला चैनल कितना जेन्युइन। जैसा कि आई थिंक ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे आपके चैनल का, आपने बताया कि आप ट्राई करते हो कि आप पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस रखो रादर देन द नेगेटिव, बिकॉज आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज नेगेटिव न्यूज है वो वायरल तो बहुत जल्दी हो जाती है बट वो शेयरेबल नहीं होती है। आप एक सुबह सुबह लेट से आपने नेगेटिव न्यूज पढ़ ली, तो आप उसे किसके साथ शेयर करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे, कर ही नहीं सकते। ये आई थिंक, और एज अ कंज्यूमर भी आप किसी चैनल को देखते हो, किसी क्रिएटर को देखते हो, तो वो जेन्युइननेस, वो चीज बहुत रिफ्लेक्ट करती है। एंड आई थिंक तो एज अ कंज्यूमर भी आई थिंक आप जज कर सकते हो एंड इजिली जज कर सकते हो। प्लस अगर आई थिंक इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा है तो रिसर्च के आप जो भी लिंक्स हैं वगैरह वो भी शेयर कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शंस में कि आपने कहाँ से ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कर सकते हो, वो क्रेडिबिलिटी आप शेयर कर सकते हो। इवन हमारा तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। जब भी हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो सामने वाला बात कर रहे हैं, डेटा वो दे रहा है, ही हिमसेल्फ इज इंट्रोड्यूसिंग ऑल द मैटर, तो वो खुद बता रहे हैं। या फिर दूसरा होता है ग्राउंड रिपोर्ट, मतलब जहां सड़क टूटी पड़ी है, हम अपने स्टूडियो में खड़े होकर सड़क टूटी नहीं बता रहे, हम टूटी सड़क के ऊपर ही खड़े होकर बता रहे कि यहाँ सड़क टूटी पड़ी हुई है। ठीक है। और जो डिपार्टमेंट है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, HSRDC है, या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट से जो भी अनाउंसमेंट्स हुई है या मिनिस्टर्स ने जो भी अनाउंसमेंट करी हुई है वो पब्लिक में है, पब्लिक मीडिया में है, तो वो सोर्सेज होते हैं। तो ऑटोमेटिकली मतलब जो है वो टारगेटिंग नहीं होती, वो अवेयरनेस के लिए होती है, तो वो हो जाता है। और दूसरा, जैसे आपने नेगेटिव पॉजिटिव को बताया, माइंड जो है हमारे नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट करता है। ये ब्रेन के बारे में आप जानते हैं अच्छे से। और सकारात्मक जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी मतलब अट्रैक्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। जब आप लगाएंगे कि ऐसे कोई एक लड़का था जो इस पर्टिकुलर गांव से था, मजदूरी करता था और वो सब इंस्पेक्टर लग गया,
तो उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। एक लड़की जिसका हमने इंटरव्यू किया, अब तो लड़की क्यों कहें, आईपीएस ऑफिसर है, जो हमारे चैनल के ऊपर आई, दिव्या तंवर के नाम से, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो वो एक रूम के अंदर, मतलब उनका पूरा परिवार रहता था, उनके पिता एक्सपायर हो चुके थे, उनका भाई छोटा था, वो सरकारी स्कूल से पास आउट थी, सरकारी कॉलेज से पास आउट थी, उसने लॉकडाउन में तैयारी करी पहले ही प्रयास में, और जो है उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और उसी में वो आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट हो गए और जनरल कैटेगरी में थी वो। आप सोचिए कितनी चीजें एक साथ, मतलब इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कुछ नहीं, एक ही कमरे में 3 बहन भाई हैं, माता भी है, और माँ कपास बीन कर लाती थी, और फिर उसके पश्चात जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाई पर फोकस करती थी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो इस कहानी मैंने जो शेयर की है, इसमें बहुत सारे मोटिव क्लियर हो जाएंगे कि उस दिव्या तंवर ने, उनका नाम दिव्या तंवर है, उन्होंने क्या किया कि यूट्यूब को एक पॉजिटिव टूल इस्तेमाल किया, पॉजिटिव टूल की तरह इस्तेमाल किया, और उन्होंने उसमें ऐसे चैनल्स फॉलो किए जहां पर यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती थी, और उन्होंने ऑनलाइन ही लॉकडाउन के अंदर तैयारी की। 2021 में उन्होंने क्या की, परीक्षा दी, और दिसंबर वगैरह में इंटरव्यूज वगैरह होते, मई में उनका रिजल्ट आया 2022 में। 2022 में जब रिजल्ट आया, तो जब मैं वहां गया, तो अमूमन ऐसा होता है कि यूपीएससी का जब भी रिजल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि भाई कोई अच्छे घराने से कोई बच्चा होगा, वो यूपीएससी कोचिंग दिल्ली विल्ली करा होगा, उसने क्वालिफाई कर दिया होगा। लेकिन जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनके घर पर एक रूम है, उनका एक रूम, और पिता तो एक्सपायर हो चुके थे, और छोटा भाई था तो कमाने वाला, उनकी माँ ही थी, उन्होंने बड़ा मुश्किल से उनको मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी, और उस दिव्या तंवर ने, जो आज आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने क्या कर दिया, उसको क्वालिफाई कर दिया। और ये सकारात्मक न्यूज थी। 60 लाख लोगों ने देखा हमारे चैनल के ऊपर, 60 लाख लोगों ने देखा। पहली शॉर्ट्स हमारे, मतलब शॉर्ट्स हम डालते नहीं थे, फर्स्ट शॉर्ट्स जो है मासूम शर्मा उनको बधाई देने के लिए आए थे, हमने उनके साथ लगाई, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 7-8 लाख व्यूज आ गए थे उस पर। तो सकारात्मक न्यूज जो है ना, शेयरेबल होती है, लोग उसको शेयर कर देते हैं रातों रात में। मैंने इंटरव्यू किया था उनके घर वालों का, जब दिव्या तंवर पहुंची भी नहीं थी, 8 से 10 लाख लोग देख गए थे सिर्फ रात में कि ऐसा किसी बच्ची ने कारनामा किया है। और उसके पश्चात जैसे उनका पर्सनल इंटरव्यू, ये सब जो है हमने कवर किया। तो अब इसी को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। कोई नेगेटिव न्यूज है, XYZ कोई भी नेगेटिव न्यूज है, आजकल तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज। हाँ। तो वो नेगेटिव न्यूज जो है आ गई, अब आप उसको शेयर नहीं करेंगे। किसी ने रेप कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, देख तो लेंगे, लेकिन यू विल नॉट शेयर दैट। और आप खुद भी ना, आपको मतलब थोड़ा अजीब, हाँ, कुछ फीलिंग अलग होंगे। और वो अगर आपने 4-5 एक साथ देख ली नेगेटिव, हाँ, तो आपको लगने आपका दिन ही खराब हो जाएगा। दुनिया में सिर्फ नेगेटिव ही हो रहा है, पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको सिखाया जा रहा है कि सकारात्मक रहें, पॉजिटिव माइंड सेट करें, लेकिन खबर आप पढ़ रहे हो नेगेटिव। तो वो मतलब क्या हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपका माइंड और पूरा दिन जो है ना वो बिगड़ रहा है। और आप, वो कहते हैं ना कि जैसा मान लीजिए आप इनपुट करेंगे वैसी आउटपुट आएगी, तो बहुत सारे नेगेटिव देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो माइंड नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से हम जो कुछ वायरल नेगेटिव खबरें होती है, जो ओपनली बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, तो उसके बारे में तो कवरेज करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। और वो एक न्यूज का हिस्सा है। न्यूज तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है, यानी चारों दिशाओं को दिखाने वाला, जिसमें हम पक्ष विपक्ष सबका दिखाते हैं और निष्पक्ष दिखाते हैं। तो वो तो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन क्या है कि हम पॉजिटिव खबरों को ज्यादा दिखाते हैं। किसी का नीट में क्वालिफाई हुआ, कोई आईआईटी का स्टूडेंट बना, कोई यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, कोई एसआई बन गया, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ही बड़ा बने, लेकिन उसकी स्ट्रगल स्टोरी क्या थी, वो कहाँ से कहाँ आया है, तो वो सब चीजें हम उस पर ज्यादा कर हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। इससे होता क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने दिव्या तंवर का नाम लिया अभी, दिव्या तंवर ने 2022 के अंदर ये सब किया। उनका वीडियो लगा किसी दूसरे गांव के अंदर, कोई स्टूडेंट थी जिसको ये तक नहीं पता था कि सीजीएल क्या होता है। उस स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा। उनके पिता घोड़ी का काम करते थे, घर पे दरवाजा नहीं था, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। उनके घर का मेन जो दरवाजा होता है, दरवाजा नहीं था, मतलब कुत्ते बिल्ली सब कभी भी आ जा सकते हैं। पुराना घर, बहुत ही पुराना घर उनका, उसमें वो रहते थे और पत्थर वगैरह लगा रखे थे बाउंड्री पे। और उस स्टूडेंट ने जो है क्या देखा, वीडियो देखा, तो उसने किसी से पूछा
कि भाई क्या करना चाहिए, तो somebody सजेस्टेड कि भाई आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप सीजीएल कर लो। उन्होंने सीजीएल पहली बार उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसके बाद मेरे को सीजीएल के बारे में पता चला, मैंने फॉर्म अप्लाई किया और उसके पश्चात जो है अगले ही साल उसका जब रिजल्ट आया तो हम उसका इंटरव्यू करके आए। एंड सी इज वर्किंग इन आपका होम सेक्रेटरीट, क्या बोलते हैं इसको, गृह मंत्रालय। वो आज गृह मंत्रालय में ऑफिसर के रूप में काम कर रही है। अब आप ये सोचिए कि वो उनके लिए इंस्पिरेशन हो गई। वो जो इंटरव्यू हमने किया दिव्या तंवर का, तो वो उस बच्चे के लिए इंस्पिरेशन हो गई और उस स्टूडेंट ने घर पे ही बैठ के यूट्यूब से तैयारी की सेम दिव्या की तरह, और वो आज गृह मंत्रालय में है और उनका कैरियर भी बिल्डअप हो गया। तो ये शेयर हुआ, इंस्पायर हुए, वही हमारा टारगेट रहता है कि हम थोड़ा सा इंस्पायर करें लोगों को, अच्छे लोगों के माध्यम से। नेगेटिव न्यूज से क्या इंस्पायर करें? बिल्कुल। किसी ने किसी को मार दिया, गुरुग्राम में सबसे टॉप टॉपिक चल रहा है कि राधिका यादव की पिता ने हत्या कर दी, कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन सच्चाई ये है उसमें भी इंस्टाग्राम का नाम है कहीं ना कहीं। इंस्टाग्राम रील ये सब इस चीज को शामिल कर लेते हैं हम, इस चीज को। तो इसमें भी मतलब नाम है इन सब चीजों का। तो सोच के देखिए कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से क्या से क्या हो सकता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, बात मैं कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए नेगेटिव न्यूज है, तो अब इसको हम स्प्रेड करें तो इससे क्या हो सकता है? कुछ हो तो सकता नहीं। इवन शेयर नहीं करेंगे, लोग देखते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा आपके सामने आएगी तो आप एक बार देख लेंगे। बाकी सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, हो सकता है कोई व्यक्ति अपने अलग हिसाब से सोचता हो। मेरा यही है कि हम अगर सकारात्मक चीजों को ज्यादा फैलाएं तो अच्छी बात है। वो पेट्रोल पंप पे लिखा होता है ना कि अगर कोई कमी है तो हमें बताएं, और कोई अच्छी बात है तो सबको बताएं। ठीक है। नहीं, सही बात है। आई ऑनेस्टली थिंक कि जितने भी, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे किसी भी जगह हो, जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एज अ क्रिएटर, नो मैटर किस प्लेटफॉर्म पे, पॉजिटिव न्यूज़ की, पॉजिटिव क्रिएशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज मेरे को ये भी लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ में भी उसमें पोटेंशियल होता है वायरलिटी का। इसलिए जो हर न्यूज़ चैनल आप देखो, हर मीडिया चैनल वही एक न्यूज़ पकड़ के वही पुश करता रहता है, वही पुश करता रहता है, तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे वही नेगेटिव न्यूज़ ही दिखाई दे रहा है। सही बात है जी। ओके, तो अभी हम बिकॉज मीडिया की बात कर रहे हैं और न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ है टीवी वर्सेस यूट्यूब। बिकॉज एक टाइम था, आई थिंक, जब टीवी मीडिया ही था जिस पे लोग रिलाई करते थे या जिसको देखते थे या जिसको कंज्यूम करते थे, बट अभी वो शिफ्ट हो गया है। स्पेशली जो आज की जनरेशन है उसमें तो शिफ्ट हो ही गया है। तो डू यू थिंक, पहली चीज तो, कि जो टीवी मीडिया है, बिकॉज ऐसा भी बोला जाता है, उसको गोदी मीडिया के नाम से बोला जाता है, कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, कि जो भी गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर रही है, उनको पता है क्या हमें बुलवाना है। डू यू थिंक ये सच है, पहली चीज तो, या उनके पास भी कुछ इंडिपेंडेंस है, कुछ फ्रीडम है, कुछ मोहल्ले का करने का, वर्सेस एक यूट्यूब पे जहाँ पे फ्रीडम है, आप किसी के थ्रू स्पॉन्सर नहीं हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम है। तो आप इसको कैसे देखते हो? आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 2-3 इसमें मिक्स हो गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके कई सवाल जो हैं बाकी बहुत ही सिंपल शब्दों में, एक तो आपका स्वतंत्रता से संबंधित सवाल है। हाँ। तो स्वतंत्रता है तभी तो बोल पा रहे। और आप ये भी ना समझे कि एक ही जो है ना पक्ष के बहुत सारे चैनल्स हैं और वो सभी एक ही तरफ बातचीत कर रहे हैं। दूसरे पे कहीं ना कहीं चल रहा होता है कि पक्ष नहीं विपक्ष। आप समझ रहे होंगे कि भाई एक उनकी बड़ाई कर रहा है तो एक उनकी बुराई भी कर रहा है, तो मतलब एक दो धड़े हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ टीवी वगैरह पर कभी कभार, जैसे हालांकि मेरा इतना मतलब वो नहीं होता टीवी के सामने बैठना, या मैं बहुत ही कम टीवी देखता हूँ, लेकिन कोई बर्निंग न्यूज ऐसे कुछ आ जाए, क्योंकि हम लोकल एरिया को कवर करते हैं और नेशनल एरिया से संबंधित जो न्यूज होती है वो तो हम अमूमन यूट्यूब पे या टीवी पे देखते हैं। तो टीवी पर हम देखते हैं कि जो एंकर होते हैं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंकर एंड जर्नलिस्ट। एंकर इज रीडिंग द न्यूज एंड ही इज जस्ट डिलीवरिंग द स्पीच टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है। लेकिन एक जर्नलिस्ट होते हैं कुछ एक लोग जो डेटा के साथ बताते हैं, सारी चीजें करते हैं। मैं मान लीजिए अलग अलग कैंडिडेट के नाम लूँ तो जैसे रजत शर्मा जी हो गए, उधर रवीश जी हो गए, तो यूं मतलब इनके पास कंटेंट भी रहता है, उस पर रिसर्च भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हाँ, बायस्ड अनबायस्ड की तो बातें हैं और ये चलता भी है। लेकिन मैं जो जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ, जो एक पीड़ा है कि मान लीजिए सोशल मीडिया की, टीवी के माध्यम से, टीवी के कंपटीशन के साथ, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं एक बार। प्रिंट मीडिया भी एक सेक्शन है। प्रिंट मीडिया पहले था, फिर टीवी आया। जब टीवी आया तो लोग बोले कि प्रिंट मीडिया चला जाएगा, लेकिन प्रिंट मीडिया आज भी है। और
टीवी के बाद जब सोशल मीडिया है तो बोले टीवी चला जाएगा या प्रिंट मीडिया चला जाएगा, लेकिन वो दोनों भी आज हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये वही बात होगी कि मतलब जैसे अमिताभ बच्चन आ रखे थे और फिर पता चला कि जी अब सलमान शाहरुख ये आ गए तो फिर मतलब अमिताभ बच्चन जी चले जाएंगे, लेकिन वो तो आज भी है। फिर बोले कि ये सब दूसरे ने आ गए तो भाई अब सिद्धार्थ मल्होत्रा आ गए, XYZ आ गए तो अमिताभ जी चले जाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी या रजनीकांत अब भी कम कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस या जो सारी चीजें हो तो हैं। क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे आप, तो बहुत ही शॉर्ट शब्दों में अगर मैं बताऊं तो अखबार में क्या है कि कोई खबर छपती है तो वो बहुत ही, हालांकि कुछ कानून है, कुछ सॉरी वगैरह बोल के वापस लिया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तीर से जैसे कमान चला गया, भाई प्रिंट होके जो चीज चली गई सो चली गई, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और वो एज ए प्रूफ भी काम करती है, इवन कोर्ट में भी मान्य होती है। टीवी पे ये होता है कि जैसे कोई कैंडिडेट आपको कुछ बता रहा है, आप देख रहे हो, पहली बात तो ये है कि टीवी पर वो नहीं दिखाया जा रहा जो आप देखना चाह रहे हैं, टीवी पे वो दिखाया जाता है जो दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए तो YouTube जो है वो अभी ज्यादा कर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि YouTube पर जब आप आते हैं तो सर्च करके आते हैं, फिर जो आपको देखना वो देखते हैं, और उस पे आप चैनल बदलते रहते हैं। चैनल 1 से लेकर 68 तक चैनल पे चले जाएंगे आप, लेकिन हो सकता है आपको मनपसंद कोई चीज ही ना मिले, जो आप देखना चाहते थे ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। फिर पता चला कि 69 नंबर पे या 79 नंबर पे कहीं पर कोई चैनल आया, उस पर आपने देखना शुरू किया, इतनी देर में ऐड आ गई। अब जो ऐड का कॉन्सेप्ट आया तो आपने फिर चैनल बदलने शुरू कर दिए। अब पहले कुछ मूवी देख रहे थे, अब आप कुछ मूवी देख रहे हैं, पहले कोई न्यूज देख रहे थे, अब कुछ न्यूज देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमारी जो सोशल मीडिया का जो है जमाना, इसमें देखिए मैं तो जिस फील्ड से हूँ उस फील्ड में भी, और पत्रकारिता में मान लीजिए हम अखबार से भी कनेक्टेड, हम टीवी से भी कनेक्टेड हैं, लेकिन सच्चाई ये कि आप एक चीज देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या, आप अगर आप इसको संबोधित करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल। मेन स्ट्रीम मीडिया कहकर अगर हम संबोधित करें तो ये ज्यादा सही रहेगा। और जो लोकल जो सोशल मीडिया है वो काम करती है हर क्षेत्र के अंदर लोकल मुद्दों के साथ। अब कहीं कुछ सड़क टूटी पड़ी है तो वहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचता है, वहां का यूट्यूबर पहुंचता है, वो वहां के हालात दिखाता है और वो मजबूर करता है प्रशासन को, और फिर प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। क्योंकि जो भी कुछ गिने चुने चैनल्स ही तो हैं, जैसे डीडी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, XYZ, जितने भी चैनल्स हैं वो कितने होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब देयर इज ए लिमिटेड नंबर। तो सब लोग तो सब जगह नहीं पहुंच सकते। और आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में मतलब एक जिले, कितने जिले हैं देश में, सभी जिलों की खबर नहीं आ सकती। हालांकि उन्होंने अपने अपने हरियाणा के नाम से अलग अपने स्टेट्स के बना रखे, फिर भी खबरें ग्राउंड रिपोर्ट वहां तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से जब आप देखेंगे ग्राउंड की रिपोर्टिंग है वो तो यूट्यूबर्स कर रहे हैं आज की डेट में। एक मतलब जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब कुछ हो जाता है तो यूट्यूब पर तुरंत पहुंचता है वहां पे। तो ये एक कहीं ना कहीं मतलब आप देख सकते हैं कि डिफरेंस है कि कुछ लोग स्टूडियो में बैठकर और बस जो बाहर से कुछ विजुअल्स आए तो वो उन्होंने इस्तेमाल करे तो उसके ऊपर पर्टिकुलर अपना एक स्पीच डिलीवर कर दिया, या फिर कहीं जो क्या बोलते हैं टेली प्रमोटर क्या बोलते हैं उसको पढ़ा और उसको पढ़ के उसको सब कुछ रीड कर दिया। लेकिन जो क्रिएटर जो यूट्यूबर है वो वहां जा रहा है, देख रहा है, बाइट भी कर रहा है, सुन भी रहा है, और उसके अंदर जो उस क्षेत्र से होने की वजह से जो उसके अंदर जो पीड़ा है उस पीड़ा के माध्यम से वो उससे थोड़ा टाइट सवाल भी कर रहा है। नहीं तो टाइट सवाल भी नहीं करे जाते। ऐसे भी होता है कि थोड़ा सा नेताओं को, जैसा कि आपने बताया कि इस धड़े में या उस धड़े में ऐसे लोग मतलब थोड़ा सा बायस्ड अनबायस्ड भी होते हैं। तो वहां पर ऐसा भी देखने को मिलेगा कि वो यूट्यूबर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है वो सवाल भी करता है। लेकिन अगेन सभी यूट्यूबर्स भी बराबर नहीं है, सभी जो स्वतंत्र पत्रकार है वो भी बराबर नहीं है। बहुत अच्छा काम करने वाले टीवी पर भी जो है जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे चैनल्स भी हैं और बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ नहीं भी होंगे। तो मिक्स है सब। मिक्स है, हाँ। तो वही है कि आई थिंक जो आपने बोला ना कि लोकल जो न्यूज है या लोकल जो पीड़ाएं हैं उस पे एक लोकल यूट्यूबर क्रिएटर ही काम करता है, तो आई थिंक इसीलिए लोग उनसे रिलेट ज्यादा करते हैं। उनकी लैंग्वेज में भी होता है। हाँ, और लैंग्वेज में बोलते हैं लोग, फैन फॉलोइंग या आप कह सकते हो वो भी ज्यादा होती है, बिकॉज रिलेट आप ज्यादा कर पाते हैं एज कम्पेयर टू एक जो स्क्रीन पे बैठा है। डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ वो लोकल यूट्यूबर दिखाएगा, बड़ी स्क्रीन पर तो उसकी खबर ही नहीं आएगी। बड़ी स्क्रीन पर तो प्रधानमंत्री जी वहां चले गए, या फिर राहुल गांधी ने ये कहा, या फिर कांग्रेस ने ये कहा, भाजपा ने ये कहा, वो सब चलता रहता है। या फिर कुछ और भी इश्यूज हैं जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं उन पर बातचीत चलती रहती है। तो वो या कोई वायरल कोई बड़ी खबर है तो वो सब चलता रहता है। लेकिन आपकी सड़क टूट गई, आपके
आपके यहाँ पर घर में पानी घुस गया, कितने लोगों के साथ क्या हुआ, कितना घर टूट गए, वो सब बताने के लिए अलग से यूट्यूबर्स हैं आज की डेट में। तो वही है कि आई थिंक हर जॉनर की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। हाँ, और वो कहीं नहीं जा रही है। हाँ वो तो दैट तो मींस है। कि जो सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स आए तो उन्होंने एक अपना अलग एक इम्पोर्टेंस और जॉनर पकड़ा। हाँ, जोनल पकड़ा, वो एरिया वाइज हो गए और काफी लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आप जो भी जहां से भी हैं, आप अपने चैनल अपने डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि 5-10 पत्रकार जो हैं यूट्यूब से रिलेटेड है, और उनमें से कोई ने 1 या 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखने को मिल जाएगा आपको। करेक्ट। आई थिंक एक और पॉइंट है जो मेरे दिमाग में है, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं जब आप ऑफ कैमरा भी अपनी स्टोरी बता रहे थे तो आपने बताया था कि आप बहुत बिजनेस माइंडसेट के इंसान हमेशा रहे हैं शुरू से। हाँ, स्टार्टिंग। बट तो एक तो पहली चीज ये आती है कि लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, कि हमें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। बिकॉज बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपका फैमिली ओन्ड बिजनेस है ऑलरेडी तो बोला जाता है कि फिर आप बिजनेस में ही चले जाओ जो फैमिली का बिजनेस है। अदरवाइज अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, अगर आपको शुरू करना है, तो फिर एक नेगेटिव माइंडसेट आ जाता है कि यार इससे अच्छा तो नौकरी ही कर लो, एक ये आता है। देन कुछ लोग होते हैं कि जो बोलते हैं कि यार नौकरी में फंस के क्या करोगे, बिजनेस में बहुत पैसा है, अपनी कमाई है। कुछ लोग उल्टा है कि यार बिजनेस तुमने किया और कभी ठप हो गया अचानक से तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इससे अच्छा नौकरी कर लो। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? और स्पेशली अगर कोई यंग जनरेशन है चूज करना चाहता है तो वो क्या किस तरीके से चूज कर सकता है? सबसे पहले तो सिंपल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जो हमारी ऑडियंस में जो युवा साथी हैं उनको खास तौर पे, जो जैसे आपने कहा कि कैसे चूज करें, तो बहुत ही सिंपल है। नौकरी या बिजनेस को चूज करते समय सबसे पहले जो आप ध्यान रखें वो ये रखें कि ये सबके लिए सेम टू सेम नहीं होता है। हर व्यक्ति के लिए बिजनेस नहीं जरूरी है कि वो उसके लिए सही है, और हर व्यक्ति के लिए नौकरी सही नहीं है। विशेष तौर पर आपको क्या करना होता है कि अपनी जो एलिजिबिलिटी है, चाहे वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के आधार पे हो, पीछे के कोई अनुभव हो, या फिर मान लीजिए आपके कुछ जो होता है ना टैलेंट होते हैं, स्किल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, या आपके अंदर और कौन से ऐसे हुनर हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हुए आप की नौकरी कर सकते हैं या फिर बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि दोनों फॉर्मेट बिल्कुल अलग हैं। किसी में 9 से 5 काम है, उसके बाद फ्री हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसमें ये भी मान के चले कि 9 बजे जाने का टाइम तो है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आने का टाइम नहीं है। ठीक है। और जो है एक लिमिटेड तनख्वाह हो सकती है, और कहते हैं कि तन को खा के मिले वो तनख्वाह होती है। तो मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते तो उसके बाद वो मिलती है, और आप उसमें अपना टाइम भी दे रहे हैं। मतलब हो सकता है उस दिन कोई काम भी ना हो लेकिन बावजूद उसके आपको वहां जाना पड़े। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक महीने के दिन सैलरी आ जाए और आप अपना काम करें, आप अपना जो कुछ करना है वो करें, तो आपके लिए नौकरी ही सही है। अगर आप इतना ही सोचते हैं तो। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कोई छोटा मोटा जो है सपोर्ट भी है, और ऑलरेडी आपने किसी एक फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है। मतलब आपको जैसे इस तरह के बिजनेस में आना है, किसी भी बिजनेस में जाना है, तो सबसे पहले उस फील्ड से जुड़िए। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो सीए के पास जाते हैं इंटर्नशिप करने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, या किसी अन्य इस क्षेत्र में जाते हैं और वहां जाके फ्री में काम करते हैं ताकि सीख सकें, और बाद में वो क्या करते हैं, खुद का अपना करते हैं। तो अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसके लिए पहले सीखें, उस काम को भी सीखें, उसका अनुभव लें। पहला कदम आपका नौकरी हो सकता है। पहला कदम आपका नौकरी हो सकता है। बहुत ही एक अच्छा जो है ना मॉडल है ESBI। वो आप रिच डैड पुअर डैड में आप एक बुक है उसमें हम पढ़ सकते हैं, जिसमें ESBI मॉडल के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, और फिर आपका B फॉर बिजनेस, और फिर उसके बाद इन्वेस्टर। तो आप या तो एम्प्लॉय बन सकते हैं, आप 4 ही तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। मात्र 4 तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। पहला एम्प्लॉय, 9 से 5 काम, महीने के दिन दाम, और आप करो आराम। ये है आपका एम्प्लॉय का सेक्शन। रिस्क कम, क्योंकि कंपनी में कितना नुकसान चल रहा हो, अगर आपने काम किया महीने की तनख्वाह आपको मिलेगी। लेकिन एक सेक्शन आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जितना काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट करते हैं, अब इसमें जो आपको अर्निंग होती है, जैसे आपको अर्निंग होती है, वो तब होगी जब आप काम करेंगे। डॉक्टर हर रोज पेशेंट देखते हैं, अगर मान लीजिए वो आज आए ही नहीं तो आज उनकी इनकम नहीं है, क्योंकि उनके पीछे से तो कोई देख नहीं सकता, वो स्पेशलिस्ट है उस चीज के। तो जब आप काम करते हैं, खुद सहायक लगा सकते हैं। जैसे आप एक अच्छा कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आप मेनली आप पढ़ाते हो, बाकी टीम भी है लेकिन वो सहायक हैं, तो मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही है। फिर आता है बिजनेस ओनर, कि भाई वो व्यक्ति इन सारे कामों से तो निकल चुका है, अब वो क्या कर रहा है, टीम लीड कर रहा है, लोग पढ़ा रहे, लोग
करके उनको काम दे रहे हैं लोग। जैसे उन्होंने एक हॉस्पिटल बड़ा बना दिया और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है ना डॉक्टर्स बैठा दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपना इलाज कर रहे हैं। और जो ओनर है वो कहीं घूम रहा है या फिर कहीं पर भी स्ट्रेटेजी बना रहा है। उनका काम जो है ऊपर ऊपर से टच देना है, स्ट्रेटेजी बनाना या फिर एक्सपेंशन करना, ये सब। और थोड़े बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट है, चेकलिस्ट चेक करना, एक्सवाइजेड जो भी है। तो वो बिजनेस ओनर हो गया। एक आता है इन्वेस्टर लास्ट में, जो बनना चाहिए, मेरा मानना है कि आपने पैसा कमाया तो उसको आपने लगा दिया और फिर वो भी आपको जो है ना एसेट्स जो है क्रिएट कर करके दे रहे हैं और आने वाले समय में आप उससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो पहले ESBI मॉडल को समझना होगा। आप YouTube पे इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मान लीजिए कहीं पर भी ना मिले तो मेरे नाम से चैनल है, उस पर मैंने अच्छे से पढ़ाया है। वेरियस कॉलेजेस में जब हम जाते हैं तो करियर गाइडेंस के प्रति हम जब बातें करते हैं तो ESBI मॉडल हम खुद पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से E का अलग, S का अलग, B का अलग, I का अलग, सब कुछ उसमें हमने बता रखा है। अच्छा, अब बात आती है कि बिजनेस डायरेक्टली अगर हम बात करें तो किसके लिए नहीं है? बिल्कुल फ्रेशर के लिए नहीं है। और अगर आपका माइंड सेट वैसा नहीं है, जैसे आप मेरे को ना कोई भी बिजनेस बताएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पहले मैं कंप्यूटर एजुकेशन में था, फिर उसके बाद आपको शायद मैंने बताया नहीं कि हमने वेबसाइट्स भी बनाई, ऑनलाइन डायरेक्टरी। गूगल माई बिजनेस से पहले गूगल पर जो लिस्टिंग होती है किसी भी बिजनेस को, आप आज सर्च करते हो कि ये स्कूल कहाँ पर है, ये हॉस्पिटल कहाँ है, तो मिल जाता है। लेकिन 2016 से पहले ऐसा नहीं था। उस समय गूगल मैप पर इस तरह की लोकेशंस नहीं होती थी। तो उस समय हम क्या किस पर जाते थे? वेबसाइट्स पे जाते थे। उस पर्टिकुलर शहर की डायरेक्टरी होती थी, ऑनलाइन डायरेक्टरी, और उस ऑनलाइन डायरेक्टरी पे लिखा होता था भाई ये दुकान, ये नंबर। अगर आपको ब्यूटिशियन का नंबर चाहिए तो ये ब्यूटी पार्लर है और ये इनकी एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये दुकान वहां पर है, उसका ये फोन नंबर है। देन आई क्रिएटेड महेंद्रगढ़-city.com, narnaul-city.com, भिवानी-city.com, कनीना-city.com। मतलब मैंने कुछ वेबसाइट्स क्रिएट की थी और वो वेबसाइट्स जो हैं अच्छी चली थी और अच्छा हम काम कर रहे थे। फिर हमने एक ओवरऑल city.com सबको मर्ज करके एक वेबसाइट बनाई जिसका डेटा उस पर हमने अपलोड किया। लेकिन कुछ समय पश्चात 126 वेबसाइट्स वर हैक्ड बाय पाकिस्तान ग्रुप। पाकिस्तान के कुछ हैकर्स थे, उन्होंने उनको 126 शहरों की वेबसाइट्स को हैक किया था, जिसमें हमारी 5 वेबसाइट्स थी और हमारा सारा डाटा चला गया था। और ये 2016 के आसपास की बातें। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं करते हैं, अपन ऑफलाइन बिजनेस करेंगे, ऑनलाइन को छोड़ देते हैं। इसी वजह से फिर मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस पर पूरा फोकस किया। और अगर मान लीजिए मैं वेबसाइट से बिजनेस कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर एजुकेशन से कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश स्पोकन से कर सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट से कर सकता हूँ, मैं न्यूज चैनल आपने दे दिया, अगर आप मेरे को कब भी दे दोगे तो मैं इससे बिजनेस करके दे सकता हूँ। अगर मेरा कुछ ऐसा माइंड है तो मैं बिजनेस की लाइन में जाऊं, अदरवाइज पहले मैं सीखूं। फिर एक सबसे बड़ी बात है, फायर होनी चाहिए अंदर कि कुछ कर गुजरना है, कुछ करना है। क्योंकि नौकरी करने वाले लोग 9 से 5 काम कर रहे होंगे, 6 काम कर रहे होंगे, 7 काम कर रहे होंगे, लेकिन बिजनेस के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपका ऐसा फेज भी होता है, इवन बाद में भी रहता है कि आप 9 से 11 भी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सच्चाई है। आप कभी भी देखेंगे, आप एक इस बात से अंदाजा लगाइए ना, बहुत ही सिंपल शब्दों में बात करते हैं। नौकरी करने वाले बंदे से आप अपॉइंटमेंट लीजिए कि मुझे आपसे मिलना है, अब वो क्या करेगा? फिक्स टाइम बता देगा, वो आप बता देगा संडे को मिलते हैं। लेकिन जब आप एक बिजनेस ओनर से पूछेंगे तो पहले वो कहेगा मैं शेड्यूल चेक करता हूँ, मैं टाइम निकालता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं टीम से पूछूंगा, मैं PA से पूछूंगा, फिर जाके कभी बड़ी मुश्किल से टाइम मिलेगा। इसका मतलब वो ज्यादा बिजी है, मतलब वो कम काम कर रहा है जो एम्प्लॉय है, और जो बिजनेस ओनर है वो ज्यादा काम कर रहा है, तभी तो उसके पास समय नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में काम भी ज्यादा करना पड़ता है और डिफरेंट सेक्टर्स की, डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होना भी जरूरी है। हल्का हल्का ऊपर ऊपर से हो, लेकिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मेरे से बहुत अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस जो गेन किया है वो मैंने आपके साथ साझा किया है। बिजनेस किसी सिर्फ एक चीज से, सिर्फ एक नॉलेज से नहीं चल सकता है। आपको बहुत सारा, हाँ, वो एक अलग बात है कि भैया आप बिजनेस किसी एक चीज का करो और उसमें अपना 100% दो, फिर उसके बाद आप देखना। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि कोई हल्दीराम है, वो चने भुजिया बेचकर ही कमा रहे, कोई जूते बना के बांटा है, तो कोई नमक बेचकर टाटा है। तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? नौकरी और बिजनेस को लेकर ये है कि स्टार्टिंग जो फेज है वो थोड़ा टाइट रहता है, और उस फेज में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छे से, कि हल्दीराम जो है उसके 150 से ज्यादा आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स हैं। खिड़की दोला टोल है यहाँ पर, उनकी रसोई है,
पैक्ड फूड बनाते हैं, और आप कभी भी हल्दीराम के किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर बैठे 7 मिनट्स के अंदर आपके सामने लंच या डिनर आ जाता है, जो भी आप ऑर्डर करते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भैया आपको 7 मिनट्स में आपको टेबल पर खाना दे देंगे, और वो खाना ही तो दे रहे, वो होटल ही तो चला रहे, रेस्टोरेंट ही तो चला रहे, खाना ही तो खिला रहे। लेकिन अब एक कोई व्यक्ति होता है जो बिजनेस करना चाहता है, अब वो अपना कोई छोटा सा रेस्टोरेंट या कोई भी अपना रेडी पर खाना खिलाना शुरू करता है। उस फेज से वो व्यक्ति जो नया अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है वो गुजरना नहीं चाहता। वो अगर रेहड़ी लगा लेगा, वो अगर मान लीजिए बेसिक शुरुआत करेगा, तो वो रिश्तेदारी में, वो दोस्ताने में, वो अपने किसी भी सर्कल में वो बताने लायक नहीं रहेगा कि मैं ये करता हूं। अब आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, आप यूट्यूब को स्टार्ट करने के लिए भी सबसे बड़ा फियर यही होता है कि लोग क्या सोचेंगे कि अभी ये कोई काम हुआ। लेकिन जब वही यूट्यूबर बड़ा हो जाता है तो उसके साथ सेल्फी फोटो, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। और बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस तो पौधे की तरह है, बीज है, बीज नीचे रहेगा, फिर उसके बाद आप उसको सींचेंगे, फिर बड़ा होगा, फिर वो और बड़ा होगा, समय के साथ कालांतर में इतना बड़ा हो जाएगा कि आने वाले समय के अंदर वो आपको छाया भी देगा, पेड़ भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, और लकड़ी भी देगा, और बार बार भी देगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन कोई उस बीज से तने बनने की प्रतीक्षा तो करे। सही बात। और वहां तक लोग जाते नहीं। सब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं जूते बेचूंगा तो मतलब गलत है। बिल्कुल। लेकिन आज अमेज़न सब कुछ बेच रहा है। आज कोई भी काम अगर आप देखें तो वो हर काम जो है वो छोटे से ही तो बड़ा हुआ है। और Amazon ने भी एक कमरे से ही शुरुआत करी, उसने भी एक कमरे से आई थिंक बुक्स या कुछ एक आध चीज बेचने से ही उन्होंने शुरुआत बुक्स ही बेचते थे, उसके बाद सारी चीजें आ गई, ऐड ऑन होती चली गई। एंड जो आपने बोला ना कि फैमिली रिलेटिव्स वो जज ज्यादा करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे स्पेशली मैंने देखा इंडियन कल्चर में ये जजमेंट ज्यादा है। बिकॉज अगर आप अब्रॉड में देखो तो वहाँ लोग सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ का यूथ सब कुछ कर रहा है, वो जजमेंट नहीं है वहाँ पे। बट थोड़ा सा आई थिंक इंडिया में ये सीन ज्यादा हो जाता है कि आपको लोग जज जल्दी करने लग जाते हैं। देखिए मैम, ये तो क्या है कि जैसे मेंटलिटी जो है वो है, और ये सब सोसाइटी का ही है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुछ सीख के तो आता नहीं है, सब सोसाइटी सिखाती है। वो अपने यहाँ मजाक में कह देते हैं कि जी सड़क पर गड्ढा था, गड्ढे पर बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ से देखकर चले, नहीं तो आप गिर जाएंगे गड्ढे के अंदर, काम चल रहा है नगर पालिका की तरफ से या नगर निगम की तरफ से। लेकिन लोग वहां जा रहे थे, गिर रहे थे, जा रहे थे और गिर रहे थे, क्योंकि लोग सोच रहे थे यहाँ से निकल जाऊंगा, इधर से निकाल लूंगा, उधर से निकाल लूंगा, नजदीक जाके निकाल लूंगा। एक्सीडेंट हो रहे थे या गिर पड़ रहे थे लोग। लोगों ने मतलब कि उस चीज को सीरियस नहीं लिया। लेकिन फिर बाद में किसी ने कहा कि यहाँ पर है ना, क्या करो, लाल कपड़ा रख दो, 2 बतासे रख दो, और उसके पश्चात जो है लोग अपने आप ही साइड से जाने लगे, क्योंकि उनको वो खतरा कम लग रहा था, लेकिन ये खतरा ज्यादा लग रहा था। अब वो मेंटलिटी कुछ इस प्रकार की हो तो क्या ही किया जा सकता है। तो वो सारा माइंड सेट का गेम है टोटल। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है एक बड़ा टॉपिक अपने आप में। तो ये शिक्षा पद्धति उसी समय से, अंग्रेजों के जब हम गुलाम हुआ करते थे उसी समय से, जब उन्हें गुलाम बनाने थे, ऐसे गुलाम बनाने थे कि जिले में आज आप पढ़े लिख गए तो आप क्रांतिवीर की तरह खड़े हो रहे हो, तो आपको दबाया जाए, और वो भी कानूनन मतलब तरीके से, ताकि आप मतलब कि आप हीरो ना बने अपने लोकल एरिया के। तो उनको ये कहा गया कि आप एक काम करो कि मैकाले का, वैसे आप वो पढ़ सकते, गूगल पर भी पढ़ सकते हैं, उन्होंने जो भाषण दिया था कि एजुकेशन सिस्टम को आप इनको ध्वस्त कर दो तो उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो आईएएस की परीक्षा कहाँ से निकल कर आई थी? जो आईएएस की परीक्षा वहीं से तो निकल कर आई थी सबसे पहले, कि जो वहां का पढ़ा लिखा उसको यूपीएससी करवा दो, और यूपीएससी करवा के वो आईएएस बनेगा, और उसको बोल दो कि तेरे को लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, कोठी बंगला सिक्योरिटी सब मिलेगा। तुम क्या चाहते हो? जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों की सुनवाई हो, तो हम सुनवाई करेंगे, तुम लोगों की समस्याएं कलेक्ट करो, और फिर हम क्या करेंगे, आगे सुनवाई करेगी सरकार, उसकी सुनवाई करेगी। आज भी वही फॉर्मेट है। और शिक्षा पद्धति में ही सिखाया गया है कि 9 से 5। अब स्कूल सिस्टम देख लो, 9 से 2, 9 से 2 छुट्टी होगी, ये खुलेगा 40 मिनट। ये क्या तैयारी है? तैयारी कहीं ना कहीं जाके नौकरी की हो रही है। स्कूल पास आउट कर लिया, कॉलेज पास आउट कर लिया, बच्चा क्या करना चाहता है? बच्चा क्या करना चाहता है? बच्चा करना चाहता है नौकरी। सरकारी नौकरी के कोचिंग सेंटर्स में जाइए आप, सरकारी नौकरी या फिर नौकरी करने के लिए आप देखिए दौड़ कितनी हो रखी है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो नौकरी के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी के लिए तैयार तो करता है कि भाई नौकरी करे, मतलब आप में इच्छा तो पैदा कर देता है, लेकिन आपको इतना स्किलफुल नहीं बनाता है कि आप नौकरी भी कर सकें। हाँ, करेक्ट। ठीक है, थ्योरेटिकल ज्यादा हो जाता है।
हाँ। आपको कोई काम नहीं आता है, जब आप जाएंगे तो कहेंगे इफ यू आर फ्रेशर तो आप हमारे पास काम नहीं है। अच्छा, उसको कभी इंटर्नशिप ढंग से नहीं करवाई गई, उसको प्रैक्टिकल्स ढंग से नहीं करवाई गई, उसको एक्सपीरियंस सच में ही नहीं है, और विदाउट एक्सपीरियंस जॉब नहीं है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में सबसे पहला विवाद तो यहीं से शुरू हो जाता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए और मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर हूँ। तो ये काफी बड़े टॉपिक्स हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है कि बिजनेस सबके लिए नहीं है। नौकरी तो कोई शुरुआत भी करे बिजनेस की तो सबसे पहले नौकरी करे, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करे, उसके बाद फिर वो उस माइंडसेट का हो कि भाई हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, एक्सपेंशन कर सकता हूँ, डे नाइट काम कर सकता हूँ और फोकस कर सकता हूँ, तो फिर वो कर सकते हैं, फिर उसके लिए है। ओके, सो आई थिंक ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बहुत बहुत डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम का क्रंच है थोड़ा सा। सो मूविंग टुवर्ड्स द एंड, लेकिन एंड से पहले बिकॉज आई थिंक ऑफ कैमरा भी आपने कुछ कुछ चीजें बताई जो आपकी जर्नी से रिलेटेड, जो यूट्यूब के पहले हैं, और अभी भी आपने मेंशन किया कि आप एक टाइम था जब आपने वेबसाइट्स भी बनाई, फिर वो कहीं ना कहीं हैक हुआ या जो भी हुआ आपको बंद करना पड़ा। सो आई फील कि जितना भी अभी मैंने सुना कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपने करी हैं, फिर क्या पता किसी में सक्सेस मिली, किसी में फेलियर मिला, बट लर्निंग्स आई एम श्योर हर चीज से आपको मिली। तो वो एंड करने से पहले हम थोड़ा सा आपकी जर्नी पे एक फोकस करके देन विल एंड। तो आप यूट्यूब का तो हमने देखा आपने कब कैसे कोविड में शुरू किया, बट उसके पहले भी क्या था और वो यूट्यूब तक आप कैसे आए? देखिए, अगर शुरुआत से अगर शुरू करें तो मैं अपने मेंढरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से बिलोंग करता हूं, और वहां पर मैंने अपने एक जैसे होता ना किसान का घर जो होता है उनके घर जन्म लिया। मेरे पिता ईंट भट्ठे पर काम करते थे, अभी नहीं करते हैं, और मम्मा जो है गृहिणी है। लेकिन क्या था कि हमने स्टार्टिंग फेज से ही अपने घर पर फाइनेंशियल इश्यूज को देखा है। उसमें एजुकेशन के लिए भी इतना पैसा निकल पाना बड़ा मुश्किल था कि हम कहीं किसी सही संस्थान में जाकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह थी कि जब हम थोड़े से सही पढ़ने लायक हुए थे तो शिक्षा का अधिकार आ चुका था, राइट टू एजुकेशन। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उन दिनों हम 5th-6th क्लास में होते थे, तो उनके आते ही राइट टू एजुकेशन आ गया था। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और सरकारी स्कूल से जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर अच्छा सिस्टम मिला हमें भगवान की दया से। उसके बाद जो है सरकारी स्कूल का ढांचा नीचे की तरफ गया है, लेकिन उस समय ढांचा सही था और हम काफी अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि जो स्कूल्स भी, प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन हो रहे थे, हमारा भी हम देखते थे ऊंची बिल्डिंग और अच्छे स्कूल, बसें भी देखते थे, मन करता था कि यहाँ जाएं, लेकिन वो कैपेसिटी जो थी अपनी थी नहीं, सीधी सिंपल सी बात ये। और हम संख्या में भी जैसे बहन भाई जो हैं, चाचा और पापा जो 2 भाई, उनके संख्या में भी हम जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम ज्यादा थे, तो इस वजह से भी जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर पाना वो काफी टफ था पापा के लिए स्पेशली, क्योंकि मेन जो अर्निंग कर रहे थे वो पापा ही कर रहे थे। चाचा जो थे वो घर पे खेती बाड़ी का काम करते थे। तो विशेष बात ये है कि वहाँ कुछ ऐसे ऐसे समय देखे हमने कि घर पे छत पर, मतलब छत ही ना होना, सीधी सिंपल सी बात तो यही है, और लाइट नहीं होती थी। जब मैं पढ़ने बैठता था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, कई साल मैंने ऐसे पढ़ाई करी है, तो लाइट नहीं होती थी हमारे। जब लाइट नहीं होती थी तो उस समय चिमनी आपने सुना होगा, जो मिट्टी के तेल से बना के जला देते हैं, उसको जलाकर मैं पढ़ता था। लेकिन जब आप उससे पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए उसके नजदीक बैठेंगे, तो उसके अंदर जो है ना धुआं आता है ब्लैक कलर का। अब दूर बैठेंगे तो इतनी रोशनी नहीं होती कि आपको कुछ किताब में दिखाई पड़े, और जब आप नजदीक बैठेंगे तो वो आपके बालों पर से, मुंह पर से और नाक पर से होकर जाती है। तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि मैं अपने मुंह को धोया करता था पढ़ने के पश्चात। इसलिए नहीं कि नींद आ रही है, इसलिए कि क्योंकि उसका जो ब्लैक धुआं है मुझे अलग स्वरूप दे रहा था। थोड़े दिन पश्चात हालांकि पापा लैंप ले आए। लैंप जो है थोड़ा सा, जो आप भूतिया फिल्मों में देखते हैं कि कौन आया है, तो लैंप ले आए। लेकिन लैंप का भी एक सिस्टम था कि जो लैंप है वो घर के लिए, पूरे घर के लिए एक लैंप था। तो जो मेन जो टाइम है 6 से 8, 9, जिस समय डिनर तैयार हो रहा है, डिनर बन रहा है, तो उस समय जो है अगर मान लीजिए वो लैंप मैं ही कंज्यूम करके बैठ जाऊं, तो जब आप किसी रोशनी के साथ खुद बैठ जाएंगे तो पीछे अंधेरा हो जाता है। भाई बल्ब यहाँ है, आप यहाँ बैठ गए पढ़ने के लिए, तो पीछे तो अंधेरा ही हो जाएगा, तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से क्या था कि वहाँ पीछे का जो सेक्शन था, भाई अंधेरा ना हो, तो 6 से 9 तो पढ़ना ही होना था।
कि भाई पहले तो काम होंगे सारे, घर में बिजली थी नहीं, इस वजह से इसकी ये सब बातें हैं। और इन्वर्टर्स वगैरह भी नहीं आए थे, मान लो बिजली बाद में लगी भी तो बिजली जब चली जाती थी तो पीछे फिर तो अंधेरा ही था उस समय, तो फिर चिमनी और मोमबत्ती और लैंप से काम चलाना पड़ता था। मुझे आज भी ध्यान है कि मैं 5 रुपए के बिल के लिए, मतलब 5 रुपए के बजट के लिए पापा से मैंने एक बार बहस करी थी कि मैं पढ़ाई में ठीक हूँ एंड मैं टॉप भी आ सकता हूँ, और भगवान की दया से मैं टॉप तो नहीं, लेकिन 8th क्लास में बोर्ड होता था उस समय मैं 2nd नंबर पे था। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे अलाउ कर दीजिए कि 5 रुपए मोमबत्ती के जो होते हैं वो मैं घर मम्मी दे दे और मैं जाके ले आऊं। और पापा बाहर जॉब करते थे ना, जैसे ईंट भट्ठे पर, तो मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देती थी और मैं वो 5 रुपए की मोमबत्ती लाकर पढ़ता था, और जब तक वो मोमबत्ती जलती थी तब तक मैं पढ़ाई करता था। मोमबत्ती बंद, पढ़ाई बंद। और ऐसे ही करते करते जैसे पढ़ते 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 8th में भी सही रैंक पर था। 10th में मैं फर्स्ट पोजीशन गेन की मैंने अपने क्लासरूम में, जो भी अपना स्कूल था उसके अंदर। तो यूं करते करते मैंने पढ़ाई करी। और फिर होता है ना कि जब आपको अच्छे से पता है कि पेट खाली है, जेब भी खाली है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डबल ट्रिपल 4 टाइम्स प्रेशर क्रिएट हो जाता है और मोटिवेशन अपने आप ही आ जाता है। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है कि कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या बनना है, वो सब आप अपने आप कर जाते हैं। आपको सिंपल क्या करना होता है कि उन लोग कहते हैं ना कि मैं यार मोटिवेट नहीं फील कर रहा, या मतलब मेरे को कोई मोटिवेशन, कोई अच्छा सा वीडियो मिले तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। जब जेब खाली हो और पेट खाली हो ना, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है और फिर वो आपको वो सब सिखा देता है जो शायद आपको सीखने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन वो कम समय में ही आपको सिखा देता है। तो ऐसे करके पढ़ाई की। फिर उसके बाद जैसे 12वीं की, 12वीं करते ही कंप्यूटर एजुकेशन का मैंने डिप्लोमा करने का कोर्स जो है ना कोशिश की, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए थी। मैंने कोशिश की थी जानने की कि भाई +2 के बाद हम नौकरी कर सकते थे क्या। तो पता चला कि हाँ पार्ट टाइम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर आना जरूरी है, क्योंकि पार्ट टाइम वही जॉब्स अवेलेबल थी उसमें। आज भी ऐसा ही है, यूट्यूब पार्ट टाइम कर सकते हैं आप। हाँ। फॉर्मेट बदल गया। कोर्स किया, 12वीं के तुरंत बाद ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था अपने लेवल पे। पेरेंट्स का हमेशा कोऑपरेशन रहा, माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट किया, अच्छे से गाइड भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन लोगों को ज्यादा पता नहीं था। लेकिन हाँ, उनको ये था कि उन्होंने जो संस्कार दिए तो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा करेंगे, तो उनका विश्वास, ना तो उनको कोई उम्मीद थी कि टूटेगा और ना कभी हमने तोड़ा। और उसके पश्चात जो है मैंने आके देखा कि मैंने जो नौकरी करी वो मेरी 3500 रुपीज की कोई नौकरी थी, और वो 6000 रुपीज तक जैसे हो गए थे कुछ 6 महीने के अंदर, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी। और मैं जिस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एजुकेशन लेता था उसी इंस्टीट्यूट में मैंने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी की थी। मतलब एडमिशन्स के रिगार्डिंग, जैसे मैं कोई इंक्वायरी आ जाए तो उसके घर पे जाके समझाना, भाई आप आए थे, आप कंप्यूटर का स्कोप आगे भविष्य में आपका अच्छा करियर बन सकता है, आप एडमिशन लो। तो मैं अच्छा कर रहा था। कुछ समय पश्चात ही जब मैं घर पे आया वापस और घर से दिवाली से वापस गया, तो अमूमन ऐसा देखा होगा आपने कि जब किसी को इंक्रीमेंट मिलता है तो लोग खुश होते हैं। लेकिन जब मुझे इंक्रीमेंट मिला तो मैंने कैलकुलेशन करी रात भर बैठ के, तो मुझे दिवाली पर इंक्रीमेंट दिया गया कि अब आपकी सैलरी है ना 6000 रुपीज हो गई है। अब मैंने अंदाजा लगाया घर पे जाके कि यार 6 महीने में मैं 3500 से 6000 पे आया हूं। मान लीजिए 1000 रुपए भी बढ़ती जाए, 2000 रुपए बढ़ती जाए, तो ये सैलरी 50, 60, 70 हजार रुपए में होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, और इतना समय तो मेरे पास है नहीं। उसी दिन से मेरा जो माइंडसेट था वो ऐसे रास्ते खोजने लग गया कि भाई ज्यादा इनकम हो, एफर्ट्स में ज्यादा कर लूं। और तभी मतलब वो चीजें आना शुरू हो गई कि भाई आप बिजनेस अगर करते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और वहां से जो है मैंने एक नई शुरुआत की। लोग इंक्रीमेंट पर खुश होते हैं जाकर, लेकिन मैंने इंक्रीमेंट पर जाके रिजाइन करा कि जी मैं माफी चाहूंगा, मैं ये नौकरी आगे नहीं करूंगा। ठीक है, नौकरी छोड़ी और इंस्टीट्यूट में मेरा डिप्लोमा खत्म हो गया था, और मैंने वैसा ही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस उद्देश्य के साथ कि जो मैं जैसे बाहर पढ़ के गया था इधर दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो मैंने सोचा कि ये जो यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन जो नई चीज है, जैसे आज एक एआई नई चीज है, तो उस समय कंप्यूटर एजुकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस तरह के कोर्स होते थे, तो वो नई चीज थी। तो मैंने सोचा अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, उन लोगों को सिखाएंगे,
और 2 रुपए हम भी कमा लेंगे, साथ में हमारे क्षेत्र के अंदर इस चीज की कमी है। तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट वहां पर शुरू कर दिया। मेरी एज उस समय 19 ईयर्स थी एंड आई वाज द बिजनेस ओनर एट दैट टाइम। और फिर कंटिन्यूसली बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एंटरप्रेन्योर कह लो, बिजनेस ओनर कह लो, क्या होता है कि गिरता है पड़ता है फेल होता है, गिरता है पड़ता है फेल होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर पड़ता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। थकता नहीं है, रुकता नहीं है, बस चलते रहता है। अगर आप में इस तरह का कोई वो है कॉन्फिडेंस कि ठीक है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, और तरसों नहीं तो बरसों आप एफर्ट्स कर सकते हैं, तो आप बिजनेस में आइए। जी आई थिंक बहुत डेफिनेटली इंस्पिरेशनल है, और आपने आई एम श्योर अभी पूरी बातें इसमें बताई भी नहीं होंगी बिकॉज हाँ वो टाइम ही हाँ अभी नहीं है। आई एम श्योर आपने कितनी सारी चीजें करी होंगी, और आई थिंक जो भी बिजनेस, क्या पता एस्पायरिंग बिजनेस ओनर्स हैं या जो भी हैं, तो ये भी चीज है कि एक बार में ही आपको सक्सेस मिल जाए जरूरी नहीं है, और ऐसा शायद नहीं ही हो पाता है। तो आपको 2-3 बार फेल होना ही पड़ेगा, और उस फेलियर से लर्निंग लेके आपको अपना वो मोटिवेशन रख के वो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और फिर आपको 4th-5वीं बार में सक्सेस मिल ही जाएगा अगर आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ में मतलब युवा साथी होंगे जो चाहते होंगे कि हाँ कर तो हम सकते हैं, हार वार तो मान सकते हैं। उनके लिए फ्री जो है ना एक बिजनेस है अपने आप में, फ्री बिजनेस नहीं कह सकते, सॉरी, फ्लाई लाइट मॉडल बिजनेस मॉडल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा बिजनेस शुरू करें, आप ऐसा व्यापार शुरू करें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। फ्लाई लाइट मॉडल जिसमें आपका ऑफिस नहीं है, जिसमें आपके पास टीम नहीं है, जो आप कर रहे हैं आपने अच्छी शुरुआत कर दी, धीरे धीरे वो आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप किसी चीज को कहीं शहर से लाके किसी जगह पर बेच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बट सबसे पहले फ्लाई लाइट जो मॉडल है उसको अपनाएं, उससे अपना बिजनेस शुरू करें ताकि पैसा ज्यादा ना डूबे। क्योंकि अगर आप पैसे के साथ बिजनेस कर रहे हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ, तो फिर वो डूब जाएगा। फिर उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार सब आ जाएंगे और फिर आपको आने वाले समय के लिए ब्लॉक कर देंगे। जी ट्रू नहीं, आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है। और इनिशियली वो प्रेशर बहुत हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो, और वो प्रेशर्ड माइंड से शायद आप नहीं उतना स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़। सही बात। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। बट बिफोर लिविंग एक कोई फाइनल मैसेज, बिकॉज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है, हमने यूट्यूब पे बात करी है, सोशल मीडिया पे करी है, न्यूज पे करी है हमने, और देन फाइनली आपकी जर्नी पे थोड़ा सा हमने बात करी है। तो बहुत सारे टॉपिक्स, एक फाइनल कुछ आप बोलना चाहते हैं तो? मैम, जब मैं कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता था तो लाइन लगकर एडमिशन होते थे। जब मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चलाता था तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स हायर करे, वहां पर एक अच्छी टीम जो है काम कर रही थी। और मैंने वेबसाइट्स का बताया कि मैंने एक वेबसाइट, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब वेबसाइट्स बनाई, तो मतलब वहां भी ग्रोथ थी। फिर मैं चैनल में आया तो यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रोथ थी। इसका मीनिंग क्या है कि मैं अगर किसी फील्ड में जा रहा हूं तो वहां पर अपना 100% दे रहा हूं, और उसी वजह से ये परिणाम आ रहे हैं। तो जिस भी फील्ड में आप हो, जो भी आप करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। इस धरती पर जो कोई भी कुछ भी कर रहा है वो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते जब आप उसको करें तो आप अपना 100% दे, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। Okay. On that note, we'll end this podcast. Thank you so much आज के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनवाइट किया, और मैं चाहूँगा कि जो कुछ मेरी ऑडियंस भी इसमें होगी तो वो इनके POV पॉइंट ऑफ व्यू अनपॉपुलर, इसके बारे में कभी फिर मैं बातचीत करूँगा इनसे। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनके चैनल से जुड़े इस तरह के लर्निंग के बहुत सारे जो वीडियोस और पॉडकास्ट इंटरव्यूज हैं इनके चैनल पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और पुनः आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। जी, ओके।